so much, बीकानेर महेश्वरी समाज, for giving me this opportunity. जैसा कि आप रघुवीर जी ने बताया, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. रिकोडिंग माई सेल्फ क्या है, आप ये सोच रहे होंगे ना. तो रिकोडिंग माई सेल्फ सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो खुद को खुद से बेहतर बनाने की जर्नी है. इट्स अबाउट द जर्नी टुवर्ड्स द बेटरमेंट, द जर्नी टुवर्ड्स better version of yourself. It's not about perfection, it's about progress. I repeat, it's not about perfection, it's about progress. तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना. मुझे लगता है कि इवन 0.01% भी अगर मैं प्रोग्रेस करूँ एवरी डे तो इट मैटर्स, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ ग्रोथ. और थ्रू माई पॉडकास्ट मैं अलग अलग मेंटोर से मिलती हूँ, अलग अलग माइंडसेट समझने की कोशिश करती हूँ, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्टोरीज सुनती हूँ और एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है. ये तो मुझे नहीं पता कि ये कितना जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, कितना जल्दी मुझे चेंज करेगा, बट हाँ ये ज़रूर जानती हूँ कि हल्का फुल्का भी चेंज महसूस तो ज़रूर कर रही हूँ. और जो मैं सीखती हूँ, समझती हूँ, तो वो सिर्फ खुद तक क्यों रखूँ ना. आप सबके लिए अवेलेबल है यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम चैनल में, फेसबुक चैनल में. आई वुड लाइक कि आप सभी उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर गेस्ट और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और गेस्ट आपके सामने लेके आऊँ. तो सिंपली रिकोडिंग माई सेल्फ इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स अ बेटरमेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव. बस नजरिया चेंज करने का एक माध्यम है. तो इसी स्पिरिट के साथ आज हम बात करने वाले हैं रियल टॉपिक्स के बारे में. रियल कन्वर्सेशन होने वाली है जिससे समाज, युवा को एक अलग ही शेप मिलेगा, उनके फ्यूचर को एक अलग ही शेप मिलेगा. और आज हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ है संदीप जी काबरा, नेशनल प्रेसिडेंट महेश्वरी महासभा. थैंक यू सो मच. सभापति जी, मैंने बहुत सालों से आपको देखा है, आपकी जर्नी देखी है और आपका पूरा मैंने जीवन परिचय भी पढ़ा था, जिसमें मैंने ये पाया कि आप जब सभापति श्याम जी सोनी के साथ थे मंत्री के रूप में, तब हमने माहेश्वरी सभा में बहुत से नवाचार देखे, जैसे कि ABMM संपर्क ऐप आप लाए समाज को जोड़ने के लिए. आपने एक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया पूरे माहेश्वरी समाज का, जिसमें कि जनगणना भी हुई, साथ ही आर्थिक रूप से भी माहेश्वरी समाज कहाँ स्टैंड करता है, वो बातें आपने पूरी जानकारी जुटाई. लेकिन मेरा पहला सवाल है समाज और एकता, सोसाइटी एंड यूनिटी टॉपिक पे, कि माहेश्वरी समाज पूरे भारत में संगठित माना जाता है, पर स्थानीय स्तर पर कभी कभी एकता कमज़ोर पड़ती है. आपके अनुसार इस एकता को मजबूत करने का सही तरीका क्या है? देखिए, दोनों बातें हैं. आप एक तरफ तो पहले तो आपका सबका स्वागत, इस टॉक शो में आए हुए सारे लोगों का खूब सारा अभिनंदन. जो बात आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई देश भर में समाज का संगठन बहुत मजबूत है और स्थानीय स्तर पर कहीं कमजोरी अगर नज़र आती है तो एक चीज़, या जितने भी लोग बैठे हैं वो समाज से डायरेक्टली जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन माहेश्वरी समाज का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो डेमोक्रेटिक वे से नीचे से ऊपर तक चुनकर आता है. देश में मान लीजिए लोकसभा है, 543 MP चुनते हैं. कोई कहता है कि हमारा MP तो बहुत गजब काम करता है, दूसरा नहीं करता है, तो चुनाव करने वालों की उसमें कहीं न कहीं गलती है कि भाई आपने प्रॉपर व्यक्ति को चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा. ऐसा नहीं है. देश में ऑर्गेनाइजेशन सब जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आपके यहाँ भी उनको नंबरिंग देना या ये सब करना, ये आपके विशेषाधिकार का काम है. लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संगठन में कई बार कुछ कमजोरी, कुछ अच्छाई, बुराई ये आती रहती है, लेकिन इन सब का मेन ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी थीम पे, हमारी लेंथ और लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आप बैटल हाथ में दे रहे हैं, जो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आइदर दे आर कैपेबल और नॉट. इट्स योर कप ऑफ टी. आपने अपनी चॉइस से उन लोगों को बनाया है. कई बार कुछ मनचाही होती है, कुछ अनचाही होती है. मनचाही होती है तो खुश होते हैं,
अनचाही होती है तो दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, खुश रहिए। स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विवाद परिवारों में भी चलते हैं, सभी जगह चलते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि सब लोग मिल करके काम करें। पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। कई बार क्या होता है सर के छोटे गांव छोटे शहर जहाँ होते हैं वहाँ चुनिंदा लोग ही रिपीटेड मोड पे आते रहते हैं, तो मेरा प्रश्न उस हिसाब से था आपसे ये। चांदनी जी, मैं चाहूँगा अगला सवाल आप पूछें। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको एकदम सवाल, इजी सवाल पूछने वाली हूँ कि इतने बड़े महासभा को चलाना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, और मैंने सुना है आपके घर में शादी भी है और जोधपुर में इतना बड़ा इवेंट भी हो रहा है, उसके बावजूद इतना टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए हो, तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जो आप इतने एक्टिव हो, ताकि हमें भी बताइए कि हम भी थोड़ा इंस्पायर्ड हो सके उससे। देखिए, ये जब सामाजिक दायित्व लिया था, आवाज़। समाज का दायित्व जब लिया, तब ये पता था कि परिवार का काम भी करना है, व्यापार का भी करना है, समाज का भी करना है। और जो ये अपने समाज का एक वर्ग है, उसको लगता है कि भाई हम तो बाबा जी टाइप के लोग हैं, कि भाई सुबह झोला उठाया और रवाना हो गए। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सोसाइटी में इससे पहले भी जितने भी लोग दायित्व पर आए, वही आदमी दायित्व को, चाहे आप सामाजिक जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, जो व्यक्ति 100 काम कर रहा है वो 110 काम को परफेक्शन के साथ कर सकता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है उसको आप 10 काम देते हैं तो वो सोचता है कि इसको कल कर देंगे, इसको परसों कर देंगे, कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। यदि मुझे ये लगता है कि मुझे इस दायित्व के साथ न्याय करना है, तो मुझे फैमिली के साथ में, व्यक्तिगत जीवन के साथ में, व्यापार के साथ में, अपने सारी चीज़ों के साथ में बैलेंसिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मेरी बेटी की शादी है और इसी 22 नवंबर को है। परसों तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने ललित जी को बोला भी था, मैंने कहा ललित जी मैं आ पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। और कल भी बुखार था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जब हमारे ओम जी, ललित जी, ये सारे लोग, जब वो आप ये समाज में एक प्रेशर का जो काम रहता है, ये जिस तरह से फ़ोन करते हैं तो लगता है कि भाई नहीं गए तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप मान कर चलिए। और पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि समाज का काम बोरिंग है, देश के लिए काम करते हो बोरिंग है। आप काम के साथ इन कामों के लिए अगर निश्चित रूप से एक समय निकाल लें, ऐसा थोड़ी है कि दिन भर हमको समाज का ही काम करना है। यदि दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी आपने ईमानदारी से, हमारे यहाँ आदमी समय देता है लेकिन वो तेरी मेरी करने के लिए समय देता है, वो प्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए समय नहीं देता है कि कंस्ट्रक्टिव काम कितना है। ऐसा कोई वर्कलोड नहीं है जिसको आप में से कोई भी आदमी नहीं कर सकता हो। इसलिए, और मैं सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ, मेरा परिवार, व्यापार और समाज, सब लोगों का सर्वाधिक स्नेह इसलिए मिलता है कि मुझे कभी इस बात को मैंने बोझ के रूप में नहीं ली। और आई ऑलवेज, मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे लगता है खूब आनंद आता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और मुझे एक स्टूडेंट के नाते सबके बीच में जाने का बड़ा एक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा कोई जादू है नहीं कि मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर दूं या सिखा दूं। मुझे लगता है बी चिल, फुलनेस के साथ आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं आनी। ये तो आपने अपनी पर्सपेक्टिव की बात कही, लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रायोरिटीज एंड प्रेशर दोनों ही बदल चुके हैं। पर्सनल गोल्स, फैमिली डिमांड्स, लोड, काम का लोड बहुत बढ़ चुका है। तो इसमें युवा कैसे टाइम दे समाज को, और क्यों टाइम दे, व्हाट दे आर मिसिंग अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं समाज, या समाज में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज बदल गई है, प्रेशर बदल चुके हैं। यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के होंगे। अगर एक बार हाथ खड़े कर लें ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ जिनकी उम्र अभी 50 साल नहीं हुई है, ऐसे कितने लोग हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो। मेरे समेत है ना, मैं भी हाथ खड़ा कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि फैमिली का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है, युवा क्यों जुड़े, उसके ऊपर इतना प्रेशर है।
आपको एक मज़ेदार जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये जिस महासभा ऑर्गेनाइजेशन में हम सब लोग अभी जुड़े हुए हैं, जिसके अभी प्रेसिडेंट के नाते दायित्व मेरे पास में है, महासभा की 135 इयर्स की जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें सबसे कम एज का किसी भी स्तर का पदाधिकारी महासभा का 35 इयर्स में मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर बना, 38 ईयर में मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना, 41 ईयर में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, 44 ईयर में मैंने जनरल सेक्रेटरी रिपीट किया और उसके बाद में 47 में मैं महासभा का प्रेसिडेंट बन गया। और आप कह रहे हो कि समाज से युवा जुड़ता नहीं है। समाज से युवा नहीं जुड़ता तो मेरे जैसा युवा कहाँ से आता? निश्चित रूप से इसमें नहीं जुड़ने वालों की गलती नहीं है। मैं समझता हूँ हम जो लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं, लीड करते हैं, हमको अपने कार्यक्रमों का प्रकार बदलना पड़ेगा। हमको अपने कार्यक्रमों को इस तरह से बनाना पड़ेगा जिसमें नई पीढ़ी का इंटरेस्ट हो। नई पीढ़ी उस कार्यक्रम में यदि अपने फ्यूचर को कहीं देखती है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज देश में जितने भी जेसीस चल रहे हैं, राउंड टेबल चल रहे हैं, रोटरी चल रहे हैं, यंग जायंट्स चल रहे हैं, लॉयंस चल रहे हैं, उन सब में हमारे समाज के बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं, नवयुवतियाँ हैं। जितने कपल क्लब चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि इनको समाज सेवा करने के लिए समय नहीं है। वो आपके जय महेश के साथ समाज सेवा इसलिए नहीं करना चाहते कि हमने इस पूरे ढांचे को इतना औपचारिक बना दिया है कि एक सभापति नाम का प्राणी आएगा, आप उसका 10 मिनट जीवन परिचय पढ़ोगे और जीवन के उन चीज़ों को पढ़ोगे जो उसने कभी की नहीं है, और उसके बाद में आप उसका इतना अभिनंदन करोगे। तो इन लोगों को बोरिंग फील होती है, अगर ऐसे प्रोग्राम में जाके करना क्या Exactly my point. तो डेफिनेटली जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हमारे समाज के जो भी सो कॉल्ड हम पदाधिकारी हैं, हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे कार्यक्रम युगानुकूल हो, हमारे कार्यक्रम युवाओं के अनुकूल हो। क्योंकि जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है तो डेफिनेटली समाज में भी है। आज आपके परिवार में आप पति पत्नी 2 है, पीछे 2 बेटे बहू भी होंगे, बेटी जवाई भी होंगे, पोते पोती दोते दोती होंगे, उनकी संख्या गिनो तो 6 है, आपकी 2 है, तो नेचुरली आप 35% में, वो 65% में है। तो परिवार की संरचना में भी हमको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सारी चीज़ों को उनके हिसाब से कर दें, लेकिन हमको इस चीज़ को तो बैलेंस करना पड़ेगा कि आज का समय क्या है, युगानुकूल हम कार्यक्रम कैसे करें, युगानुकूल व्यवस्थाएं कैसी खड़ी करें। इसलिए मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जो युवा समाज के कार्यक्रम से नहीं जुड़ रहे हैं, मैं उन युवाओं को भी आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिस केवल इसलिए नहीं कर रहे, पहले तो हमारे परिवार के बड़े लोग युवाओं को इसलिए लाते थे कि इसका सगाई संबंध करना है, इसकी शादी ब्याह करनी है। अब ये बड़ा हो गया है। मैं आप लोगों की तरह जो युवा समाज से नहीं जुड़े हुए, 2010 से पहले मेरा महासभा से कहीं कोई कनेक्ट नहीं था। मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ और संघ के संगठनों में काम किया है, विद्यार्थी परिषद में चुनाव लड़े। मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद बहुत नज़दीक से बहुत सारी चीज़ें देखी। देखिए, किसी भी चीज़ में कुछ कमियां भी होगी, कुछ अच्छाइयाँ भी, कुछ वीकनेस होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी। और आज मुझे पदाधिकारी बने हुए 2013 से 2026 में मेरा टर्म खत्म होगा। मैं लगभग 13 साल तक लगातार पदाधिकारी रहूँगा और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि ये जो महेश्वरी महासभा या हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये नॉन पॉलिटिकल वर्किंग करे तो इनसे अच्छा सेवा का काम देश में करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इससे जुड़िए, इसके कामों को समझिए। कुछ काम कमज़ोर भी लग सकते हैं आपको, लेकिन मूल रूप से हम सेवा के उन कामों को करते हैं जिसकी वास्तव में समाज को आवश्यकता है। इसलिए ऐसा नहीं है, युवा जो चीज़ मिस कर रहा है उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ, कभी आपको लगता है कोई अच्छी पिक्चर आई है, कोई मूवी आई है, आप पूरा एक थिएटर बुक कराइए, पूरे समाज के युवाओं को ले जाइए, नवयुवतियों को ले जाइए और बड़े लोग भी उसमें साथ में जाए। मान लीजिए द कश्मीर फायर आया, चाहे 3 इडियट्स आई, इस तरह की बहुत सारी हमारी मूवीज आती है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि केवल समाज के सभापति का भाषण सुनने के लिए आप लोगों को बुलाएं। जिस तरह से यहाँ बुलाया उस तरह से आप कुछ फैमिली पिकनिक के कार्यक्रम करिए, कुछ इस तरह के कार्यक्रम करिए कि जिन कार्यक्रमों से हमारे समाज के नए लोग, नई युवतियाँ, नए बच्चे वो जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं उस चीज़ को हम पकड़ ही नहीं पा रहे। Exactly, हमें काफ़ी प्रोग्राम्स तो चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए
हमको अपनी सोच और कार्यक्रमों को बदलना चाहिए। सर, आपकी इस बात से मेरे हिसाब से यहाँ पे बैठे सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ऊपर से ही जैसा कि आपने कहा कि ढांचा ऐसा बन चुका है और इतना मजबूत पकड़ है उस ढांचे की कि वो बदला नहीं जा रहा है। आज भी जब हम ये टॉक शो करने जा रहे थे तो पहले हमारी जो मंचीय व्यवस्था थी वो बिल्कुल हमारी पारंगत परंपरागत, जो हम 10 कुर्सी लगाते हैं, सभी संगठनों के अध्यक्षों को बिठाते हैं, वैसा ही सोच रहे थे कुछ दिन पहले। लेकिन फिर ये नवाचार करने का प्रयास किया कि टॉक शो में सिर्फ संदीप जी से प्रश्न होंगे तो सिर्फ संदीप जी को ही ऊपर बिठाया जाए और उनसे सवाल जवाब लिए जाएं। साथ ही जो आपने कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तो वो भी ज़रूर हमारी सभाओं को सोचना चाहिए। सर, एक मेरा सवाल है कि आज जब समाज में विचारों की भिन्नता है और व्यक्तिगतता का दौर बढ़ रहा है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि इससे मेरा क्या मुझे क्या, ये करने से मेरा क्या और मुझे क्या। तो ऐसे में माहेश्वरी समाज की एकता और संगठन की शक्ति को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। तो आपके अनुभव में इस एकता को जीवित और सक्रिय बनाए रखने का सबसे प्रभावी मार्ग अगर हम 2 लाइन में सुनना चाहें तो वो क्या है? माय पॉइंट इज कि समाज की एकता और संगठन की शक्ति को किस तरह से हम एकीकृत रख पाएं, क्योंकि सब लोग व्यक्तिगत सोच रहे हैं कि यहाँ जाने से मेरा क्या, मुझे मंच मिलेगा क्या, मेरा सम्मान होगा क्या, मुझे ऊपर ना उड़ाने बुलाओगे क्या। तो हम ऐसा कैसे करें कि उस देखिए, संगठन को जो- एकीकृत करके रखें? मैं आपने 2 लाइन में उत्तर पूछा है। आचार्य श्री तुलसी का आपके यहाँ काफ़ी प्रभाव रहा है। इस क्षेत्र में गंगा शहर में ही जब शरीर छोड़ा तब भी यहीं थे। बिल्कुल। मैं उनके उस कार्यक्रम में भी आया। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है जो मैं जीवन में कोशिश करता हूँ, और वो से आपको समझ में आ जाएगा कि निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर आप इसको, आप सोच रहे हैं ये बात मैंने क्यों कही, जो लोग समाज में दायित्व पर है उनको लगता है कि वो जो घर पे जाके चर्चा करते हैं, सबको ये लगता है घर पे जाते हैं तो पत्नी पूछती है कि क्यों दिन भर टाइम खराब करते हो, फालतू में कुछ आना जाना नहीं है, रोज सुबह जाते हो, 5 बजे उठ के इधर जा रहे हो, 7 बजे उठ के इधर जा रहे हो। मेरा जवाब क्या होना चाहिए? वो आदमी उसको खुश करने के लिए कि भाई अब करना पड़ता है, बच्चों के सगाई संबंध करने हैं, कुछ नेटवर्किंग करनी है। दूसरा, जब बच्चा पूछता है कि आज तो क्या यार वो 2-3 जने आ गए हैं इसलिए आज का टाइम खराब होगा पर जाना पड़ेगा। जब आप अपने परिवार में जाकर के अनुशासनहीन बात और आचरण करेंगे, अश्रद्धा का भाव पैदा करेंगे, तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि इस संगठन में कुछ मिलता है, और वास्तव में सामाजिक संगठनों में मिलता कुछ नहीं है। सामाजिक संगठन एक खुशबू की तरह है। सामाजिक संगठन, आप घर जाएंगे तो आप एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा आचार और अच्छा परिवार एक नया बना करके आप परिवार में जा सकते हैं। तो यहाँ टीए का लिफाफा तो ना मुझे मिलता है ना आप लोगों को मिलने वाला। कभी घर जाए और घर वाले पूछे क्या मिले। और रही बात ये कि लोगों के मन में तो वो तो अब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। हर आदमी को लगता है कि भाई क्या मिलेगा, मेरे को कैसे मिलेगा। अब जो आपने पूछा कि भाई लोगों को लगता है कि भाई मेरा माला में नाम होगा कि नहीं होगा, मुझे आगे बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे, पीछे बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ धीरे धीरे इन चीज़ों को समाप्त करने में समय लगे। अब जैसे हमने एक नियम तय किया कि दीप प्रज्वलन समाज की किसी भी प्रतिभा से कराए। आज मान लो मेरी जगह आप भी हो, आपकी जगह कोई और पदाधिकारी हो, सबको लगता है वो दीपक लगाता है तो भगवान की तरफ नहीं देखता है, फोटोग्राफर की तरफ देखता है। बिल्कुल अरे सही। दिया भगवान के आगे लगा रहे हो, उसको देखने की जरूरत है, लेकिन वो फोटोग्राफर को इसलिए देखता है कि फोटो आनी चाहिए। इसलिए हमने इस चीज को समझते हुए तय कर लिया कि प्रतिभाओं से दीपक लगवाओ, जो पदाधिकारी है वो अपने स्थान पे खड़े रहे। कारण क्या है? एक मैसेज हमारे परिवारों में जाना चाहिए कि हम यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे, हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आ रहे। यहाँ से केवल हमको संस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परिवार मिलेगा, विचार मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, और अपने जीवन में आचरण के लिए जो शुद्धता मिलेगी, शुचिता मिलेगी, वो संगठन के माध्यम से मिल सकता है। बाकी संगठन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सबको ध्यान में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो ऑलमोस्ट आपने सब बता ही दिए हो। अगर आप 1 लाइन में मैं पूछूं समाज से आपकी क्या अपेक्षा है, तो ऑलमोस्ट आपने बता दिया है। 1 लाइन में इसको वाइंड अप करें तो? हमारा समाज हमारे लिए प्राथमिकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि मान लीजिए मैं ये मानता हूँ कि हम देशभक्त लोग हैं,
किसी भी देशभक्त के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है वहाँ का समाज मजबूत। व्यक्ति मजबूत हो, व्यक्ति के बाद परिवार मजबूत हो, परिवार के बाद समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए हम परिवार से मजबूत हैं, परिवार से संगठित हैं, तभी समाज में जा रहे हैं। और समाज से जब संगठित होंगे तो निश्चित रूप से इसका देश को फ़ायदा मिलेगा। बीइंग एज ए नेशनल, मुझे लगता है कि मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ, नेशनलिस्ट हूँ, तो समाज ही हमारा सब कुछ है, समाज की मजबूती ही हमारा आधार है। ये एक लाइन में इसका मैं उत्तर देना जरूर चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सभापति जी, जैसा कि ये सेगमेंट 1 था हमारा, समाज और एकता, तो इसका 5 प्रश्न हमने आपसे पूछे और आपने बखूबी सबके जवाब दिए। अब चांदनी, अब फ्लोर ओपन करते हैं ऑडियंस के लिए। अगर उनमें से कोई क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं समाज और एकता के ऊपर। एनीवन? सबसे पहले आदरणीय कार्यपाल साहब का स्वागत करता हूं। मेरा सवाल इस समाज और एकता का जो टॉपिक आज का है, मैं समझता हूं समाज और एकता के विरुद्ध एक जो शब्द खड़ा है वो है चुनाव। समाज और एकता और चुनाव दोनों परस्पर बहुत सारी भिन्नता लिए हुए हैं। जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर एकता पूरे समाज की, जहाँ पर अपना माहेश्वरी समाज संख्या में कितना कम है और प्रत्येक शहर में अपने कितनी कम संख्या में है, उसके बावजूद भी, जैसा कि आपको तो स्वयं जानकारी है, पार्षदों के चुनाव में भी निर्विरोध चुनाव न होकर इस तरह से चुनाव हो रहे हैं कि उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव न हो तो ठीक है। मेरा आप सबसे ऊपरी स्तर के अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है, आप पूरे समाज में जो नियमित पदाधिकारी है, जो संगठन के ऊपरी स्तर के हमारे वरिष्ठगण हैं, उनसे पार्षदों के चुनाव को रोकने की व्यवस्था करें। पार्षद का चुनाव हर हालत में निर्विरोध ही होना चाहिए। अब ये सवाल आ सकता है कि निर्विरोध न हो तो निर्विरोध करने के लिए हमारे समाज के जो गणमान्य मौजूद व्यक्ति हैं, ऐसा तो कोई प्रश्न है नहीं कि ये निर्विरोध नहीं हो सके। एक व्यक्ति एक को मौका देगा, दूसरी बार दूसरे को मौका मिलेगा। और ऐसे पार्षद लोग भी हैं जो सिर्फ पार्षदी की सीट लेने के लिए आगे आते हैं, समाज में किसी भी काम में नहीं आगे आ रहे। मेरा आग्रह है ऐसे पार्षदों को हटाने के लिए और ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए आपकी जो संस्था काम कर रही है उसको पूरे अधिकार दिए जाएं कि ऐसे ही लोगों को हम आगे लाएंगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉडर्निटी और कल्चर को बैलेंस कैसे करें। मतलब आजकल जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ों की सोच में और छोटों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो रोहित जी आपने जो बात कही है, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि भाई पार्षदों का चुनाव, तो मैंने कहा भाई ये तो सरकार का काम है, इसलिए मैंने इनको पूछा। मैंने कहा भाई ये पार्षद कैसे हो गए, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो वार्ड से जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं 100 वार्डों से, उनको हम पार्षद बोलते हैं। पहले तो आपको बधाई कि उनको आप पार्षद बोलते हैं। हमारे अनिल जी सोच रहे होंगे कि यार ये पार्षद तो ज़्यादा ठीक है, अपने को तो लंबा चौड़ा चुनाव लड़के आना पड़ता है। क्योंकि मैं जयपुर एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ समाज में जैसे अध्यक्ष होता है, उसके बाद वो मंत्री की जगह लिखते हैं प्रधानमंत्री, फिर लिखते हैं मुख्यमंत्री। मतलब वो संयुक्त मंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। तो मैं कार्यक्रम में गया तो उन्होंने कहा कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। मैंने कहा यार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, कोई वर्चुअल होगा क्या होगा। तो मंत्री जी खड़े हुए बोलने लग गए। तो आपने जैसे ही पार्षद कहा तो मैंने कहा यार बीकानेर शहर में 100 पार्षद हो गए, ये तो बड़ी गजब की बात है। इसका मतलब समाज बहुत ताकतवर है। देखिए बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। प्रयास अपने को 100% करना चाहिए कि समाज के चुनाव निर्विघ्न हो, निर्विरोध हो और निरपेक्ष भाव से हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ और आपके माध्यम से या जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ। मैं महासभा में
2 बार निर्विरोध चुन के आया, 2 बार चुनाव लड़ के आया। और चुनाव में जो मतदाता होता है, मान लीजिए आपका एक वार्ड है, 100 से जो भी आप उसका पैमाना मान लें, एक वार्ड है उसमें 100 परिवार है, 100 परिवार में से 3 लोग इच्छुक हैं कि भाई इस बार मैं प्रतिनिधि बनूं, तो उन 3 लोगों के बीच में डिवीज़न ऑफ वोट कैसे होता है कि यार ये मेरा रिश्तेदार है, ये अपने ब्याई जी का ब्याई जी है, ये अपने भाई साहब का साला है। हम कभी ये तय करते हैं कि यार ये बहुत जोरदार आदमी है, चाहे अपना सगा भाई खड़ा हो कि यार भाई साहब आपसे ज़्यादा योग्य आदमी ये है, इसको अपने को चुनाव जीतना चाहिए। सबसे पहले जो हम चयन करने वाले लोग हैं, हमारे भाव की पवित्रता ही आपके नेतृत्व को निरपेक्ष भाव से निर्विरोध निर्वाचित करवा पाएगी। जिस दिन हम तय करते हैं कि भाई 3 लोग हैं, 3 में के साहब आपके तो इको साथ देना पड़ी, क्यों? क्यों साहब आपने ब्याई जी का ब्याई जी है, बराबर अपना रोज रिश्तेदारी हाथी पाती आवे, मना किया न कर सका। जिस दिन आपने चयन करते वक्त सही व्यक्ति का चयन करने का, मैं तो कह रहा हूँ आपके वार्ड में मान लीजिए 100 परिवार है, 100 परिवार बैठ करके ये तय कर ले कि हमको हमारे 100 परिवार में से जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है उसका चुनाव करना है। श्रेष्ठतम के पैमाने आप तय कर लो, आपको किसी सामाजिक इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मैंने पहली बात कही थी, निज पर शासन फिर अनुशासन, हमारा पूरा फोकस इस बात का रहता है। और रिन साबुन की बट्टी का ऐड आता है, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफ़ेद क्यों है। हमको हमेशा लगता है जिसको मैं कह रहा हूँ वो चुनाव में आना चाहिए। और दूसरा, डेमोक्रेसी से चुनाव होना कोई अपराध नहीं है। एकमात्र हिंदुस्तान में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ग्राम इकाई से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक डेमोक्रेटिक हायरार्की का इलेक्शन होता है और उस पर निर्वाचन होता है, चाहे चयन होता है, मनोनयन होता है। प्रयास हमेशा करते हैं कि निर्विरोध हो। लेकिन मान लो मैं तो कहूँ साहब, अभी कई लोग तो ऐसे होते हैं, आपको मैंने फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ा, सेकंड टाइम फिर लड़ा, तो एक लड़का हमारे वहाँ में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। एक आदमी रोज चुनाव में फॉर्म भरता था, अक्षय पारक करके नाम था। तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने तय किया इनसे जाके बात करो। वो एक तो फैकल्टी सेक्रेटरी और एक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ता था। एक ही आदमी 2 पोस्ट पे, तब नियम ऐसा ही था कि 2 लड़ सकते हैं। मैं उसके पिताजी से मिलने गया तो उसके पिताजी एमपी का इलेक्शन लड़ते थे, हर एमपी का इलेक्शन लड़ते थे। और उसका बड़ा भाई है वो एमएलए का इलेक्शन लड़ता था, वो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था। हम मिलने के लिए गए, पारक साहब ने कहा कि साहब आप आए हो ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे तो अभ्यास पड़ा हुआ है साहब, हमारे पैम्पलेट छपे हुए रहते हैं, केवल हमको नॉमिनेशन ही भरना पड़ता है और बाकी पोस्टें हमारी फिक्स है, चुनाव लड़ना हमारा फिक्स है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि समाज के लोग निर्विरोध में बहुत प्रयास भी करते हैं कि भाई तू बैठ जा, लेकिन कई सिरफिरे ऐसे होते हैं कि अपने क्या है, बंदर बाट में कुछ न कुछ हाथ आ जाएगा। इसलिए समाज का काम है प्रयास करना, और उस प्रयास के लिए अपने मन को विशुद्ध रूप से निरपेक्ष भाव से आप किसी अच्छे व्यक्ति को खड़ा करो और उस व्यक्ति को ये भी कहो कि भैया अगर तू अच्छा है, सच्चा है, समाज तेरा सहयोग करेगा तो खड़ा रहना। कोई कायरों के भरोसे मैदान छोड़ के भागने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं चुनाव का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं पलायनवाद का विरोधी हूँ। यदि चुनाव करना है, निरपेक्ष भाव से किसी को लाना है, तो उस व्यक्ति की तज्ञता के आधार पर उसको कसो। कसौटी पे आपको 24 कैरेट लगता है, उसको निर्विरोध लाइए। नहीं निर्विरोध आता है तो उसको बैलेट से लाइए, उसमें क्या दिक्कत। बहुत साफ गोई से संदीप जी आपने प्रश्नों के जवाब दिए पहले सेगमेंट के, और नीचे से मैसेज भी आए कि आपने पहले सेगमेंट में आधे घंटे से ज़्यादा ले लिया है। तो मैं अगले पड़ाव की ओर जाऊं, सेगमेंट 2, जिसका शीर्षक हमने रखा है यूथ एंड फ्यूचर, युवा और भविष्य, या यूं कहूं कि युवा समाज का भविष्य। मेरा पहला प्रश्न है उसमें आपसे, सभापति जी, आज की पीढ़ी शिक्षा में तो बहुत आगे बढ़ रही है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े संस्थान, आधुनिक सोच, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं मूल्य और संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं। आज एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन वैल्यूज़ की एजुकेशन खोती जा रही है। आपके विचार में आने वाली पीढ़ी को सफल ही नहीं बल्कि सजग और संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए संतुलन को कैसे साधा जाए? देखिए, जो भी हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, हम उनको चाहे हार्वर्ड में भेजें, बोस्टन में भेजें, चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूट है
इसका एक सूत्री जवाब है, परिवार बचेगा तो संस्कार बचेगा, परिवार बचेगा तो परिवार की फैमिली वैल्यूज़ और एथिक्स बचेंगे। यदि आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन मजबूत है, फैमिली में पुराने लोगों की कद्र है, पुराने रीति रिवाज के प्रति, पुरानी हमारी, मैं कुप्रथाओं के साथ नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो भी परंपराएं हैं, सम्मान की परंपरा है, हमारी कई सारी तरह की विधाएं हैं, उनके लिए हम केवल बच्चे को स्कूल भेज के खुश हो जाते हैं, कॉलेज भेज के खुश हो जाते हैं, और हम ये नहीं सोचते हैं कि इस बच्चे की जो फैमिली यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए केवल एक सूत्री उपाय है, आप अपने परिवार को मजबूत करिए। परिवार के लोग नियमित रूप से किसी न किसी बहाने से बैठे। आज की तारीख में बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो माएँ जो यहाँ बैठी है, एक बच्चे को 17 तरह की क्लास में वो उसी बच्ची को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहती है, उसी को सलमान खान बनाना चाहती है, उसी को पीटी उषा बनाना चाहती है, उसी को दुनिया के सब कुछ उस एक बच्चे में पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चा परिवार के साथ तो रह ही नहीं पाता। जैसे वो 5वीं 6ठी की स्टैंडर्ड में आता है, 5th 6th में वो हॉस्टल में चला जाता है, उसके बाद में वो बाहर एजुकेशन करने चला जाता है, तो बच्चे का परिवार के संस्कारों के साथ में कहीं पलना बढ़ने का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं। वो बच्चा जब तक गोदी में है तब तक दादा दादी देखते हैं उसको, ताऊ ताई चाचा चाची यदि साथ में है तो देखते हैं। उसके बाद तो उसको वीडियो कॉल पे बात ही होती है कि भाई आज ये लंदन है, आज ये स्कूल में, आज ये कॉलेज में, आज इसका कार्यक्रम है। तो एक सूत्री अभियान ये है, सबसे पहले हम जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने परिवार के फैमिली इंस्टीट्यूट को मजबूत करेंगे तो ही संस्कार बचेगा। उसके अलावा दुनिया का कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इस चीज़ को बचा पाए। काफ़ी सही कहा आपने। इसी पे मैं बोलना चाहूँगी आपको, पहले तो इजी था, पहले वैल्यूज़ एंड संस्कार नेचुरली मिल जाते थे दादा दादी नाना नानी के साथ बैठ के वक्त बिताने से। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वर्किंग, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, तो उसके चलते हम दो हमारे दो वाले कल्चर में ये विजडम गैप कैसे फिल होगा? क्या हमारे समाज इस रोल को फिल कर पाएगा? इस समस्या के समाधान के लिए हमको भी ये चीज़ ध्यान में आ रही है कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ है जो हाईली क्वालिफाइड है। क्योंकि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा एजुकेशन ले लिया है तो वो नौकरी के लिए कहीं बाहर जाता है, बिजनेस के लिए बाहर जाता है। माँ बाप का चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो, लेकिन वो उसको छोड़ के वहाँ बाहर जाता है। फिर उसके साथ हम जो उसकी सहधर्मिणी, उसकी वाइफ, उसकी फियंस जो भी ढूंढ रहे हैं, वो भी उसके इक्वल स्टेटस का, क्योंकि आजकल माइंडसेट मैच होना चाहिए, डिग्री मैच होना चाहिए, वो सब मैच होके जब वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वहाँ उन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने हाउ टू मेक जीनियस योर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह का महासभा के माध्यम से कार्यक्रम चला रखा है। अभी उस कार्यक्रम में करीब देश भर के 1000 बच्चे एनरोल्ड हैं, जिसमें आपके बच्चा कंसीव होने के बाद से लेके 15 ईयर तक जो भी जिनके पास भी किड्स हैं, जिनके परिवारों में बच्चे हैं, वो उस पर ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेट करते हैं। उसमें 30 मिनट माँ के लिए क्लासेस है और बाकी बच्चे के लिए क्लासेस है। और मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि संस्कार निर्माण के साथ ब्रेन डेवलपमेंट की वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, वो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अब इस डिजिटल युग में क्या समाधान कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपके जिला अध्यक्ष जी को भी ये योजना पता है, आपके प्रदेश के सारे पदाधिकारियों को वो योजना पता है, उस पर हमको काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बच्चे संस्कारवान नहीं हैं। या मैं आपको आपके यहीं से ही श्री राम जी सिंह जी अभी यहाँ बिराजे हुए थे, इनके परिवार से इनके भांजे हैं वहाँ जोधपुर में, गीता परिवार के लिए काम करते हैं। जैसे आज आप यहाँ शो मॉडरेट कर रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ जितनी भी यहाँ नवयुवतियाँ बैठी है, जोधपुर के अपने महेश्वरी समाज के जितने अच्छे परिवारों की बच्चियाँ हैं, चाहे वो विवाहित है अविवाहित है, उनके छोटे बच्चे हैं, ऐसे 8000 बच्चों को लगातार गीता क्लास के माध्यम से कम 1200 बच्चों को गीता कंठस्थ करवा करके संस्कार निर्माण का काम अपने समाज के बच्चों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चियां, जब आपको किटीज़ में जाने का टाइम मिल रहा है, जब आपको दूसरी जगह सब जगह जाने का टाइम मिलता है, न्यूक्लियर फैमिली में भी आप बाकी सारी चीज़ों को जब बैलेंस करके काम करती है, तो बच्चों को संस्कार करने के लिए निश्चित रूप से माँ बाप की दोनों की बराबरी की भूमिका है। उनको भी ध्यान करना पड़ेगा, समाज तो इस विषय पे ध्यान कर ही रहा है। ये जो आपने बताया ऑनलाइन हम रजिस्टर करवा सकते हैं, ऐसा गीता क्लासेस ऑनलाइन भी है? हाँ,
ओके, चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आती हूँ। बहुत ही एडिक्टिव क्वेश्चन है। आजकल हर एज के ग्रुप मोबाइल से इतने एडिक्टिव हो गए हैं, भले उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पोस्चर इशू, एंगर, लो प्रोडक्टिविटी, आइसोलेशन जैसे रियल इश्यूज आ रहे हैं। इसका रियल मेंटल, सोशल एंड फिजिकल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो स्क्रीन टाइम एडिक्शन है, इट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ये मानवता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, केवल समाज के सामने चैलेंज नहीं है। और अभी अपना जो जोधपुर में अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में हमने एक सत्र रखा है स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। और उसके लिए अपने समाज के कुछ लोग हैं, युवा हैं, वो औरंगाबाद में चेतना फाउंडेशन करके एक बड़ा काम करते हैं। मैं उनके कार्यक्रम में भी गया था। और मैं आपको कह रहा हूँ, स्क्रीन टाइम एडिक्शन केवल हम बच्चों के लिए कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, परिवार में जो बुजुर्ग हैं और जिनसे कोई बात नहीं करता है, आप उनको जाके देखिए। वो चाहे ऑनलाइन गीता भागवती सुनने के नाम पे अगर आप उनका स्क्रीन टाइम देखेंगे, तो कि मैं आप जाके पूछो कि भाई जी आप क्या कर रहे हो, तो मैं दिन भर भागवती देख रही हूँ। अब उस भागवत के बीच में 20 ऐड भी आते हैं, 10 तरह के दूसरे न्यूसेंस भी उसमें क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आपका स्क्रीन टाइम तो आप यूज़ कर ही रहे हो। बिल्कुल। जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चे हैं, वो बच्चा रो रहा है, माँ को दूध पिलाना है तो उसको, माँ को कुछ खिलाना है तो उसको, और कुछ नहीं है। क्यों? आपको लोरी आती नहीं, आपको कोई दूसरी पुरानी विधाएं आती नहीं जिससे बच्चों को पटापटू के आप कुछ काम कर ले। आपके पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसको मोबाइल पे आपने दे दिया, वो मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है। तो इस स्क्रीन टाइम एडिक्शन के लिए इसकी ट्रेनिंग क्लासेज है। अपन अधिवेशन में भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरे पत्रिका, भास्कर, रोज के ऐड, पूरे एडिटोरियल इस पर आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम एडिक्शन का काम जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप, हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में बैठे हैं और परिवार के 5 लोग बैठे हैं, वाइफ मैसेज करती है व्हाट अबाउट डिनर। तो मुझे लगता है क्यों कि वो सास ससुर के सामने ये पूछना ठीक नहीं है कि शाम को बाहर चलना है या नहीं चलना है। वो वापस मैसेज करता है वेट फॉर सम टाइम, पापा मम्मी जाए उसके बाद प्लान करते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप पर ही चल ये रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं तो बता मैं रहे आप? आपको ये चीज़ निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो एडिक्शन है, मुझे लगता है व्हाट्सएप का जितना दुरुपयोग इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हमने हिंदुस्तान में किया है, हम बच्चों को दोष दे रहे हैं। इसमें भी मैं वापस कहूँगा, परिवार के बड़े भी, 80 साल के बुजुर्ग हो चाहे 2 साल का बच्चा हो, वो घर में आते ही दादा का सबसे पहला पोता ये नहीं कहता दादाजी आप आ गए तो आप बैठो पानी पियो, दादा मोबाइल दे दो। और वो मोबाइल लेके वो फिर, क्योंकि माँ देखेगी तो काम कुछ दूसरा गड़बड़ करेगी। तो ये स्क्रीन टाइम एडिक्शन को भी हमको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। और इसके लिए अधिवेशन में अपन ने कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। अपनी मिताली लाठी करके एक बच्ची है जो इस पर अभी उसको वर्ल्ड जो WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने हिंदुस्तान से केवल मात्र एक उसको उस मीटिंग में बुलाया कि स्क्रीन टाइम एडिक्शन पे हम काम कैसे करें। उसको दुनिया भर से रिकग्नाइजेशन मिला है। जोग संजोग से अपने महेश्वरी समाज की बच्ची है, महेश्वरी समाज के युवा है। आप सब लोग यदि अधिवेशन में आएंगे तो उस ट्रेनिंग कैंप को, उस ट्रेनिंग सेशन को जरूर आप अटेंड। मैं उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ कांटेक्ट करवा दीजिएगा। अब मैं दूसरा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑनलाइन गेमिंग और डेंजरस ऐप। सुसाइड तक के इश्यूज सुनने आ रहा है। और एक स्कैम तो ऐसा हुआ जिसमें बच्चे ने पेरेंट्स के मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर दिया, उससे पूरा मोबाइल हैक हो गया, OTP हैक हो गया, पूरे बैंक बैलेंस चले गए। तो इसमें समाज किस टाइप का अवेयरनेस कर रही है या करने वाली है? कैंपेनिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहली बात तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से ठगे नहीं गए होंगे। और हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि ठगने से ही वो आदमी ठाकर बनता है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। और रही बात, ये दोनों इश्यूज़ है। मैं जगह जगह देश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटी तहसीलों में जाने का काम पड़ता है। ऑनलाइन गेमिंग तो मान लीजिए आप चालू हुई है। हमारा समाज जिस सबसे बड़ी बीमारी से पीड़ित है वो क्रिकेट का सट्टा है। आज की तारीख में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के वरिष्ठ लोग साइड में ले जाके ये बात करते हैं कि साहब पूरे घर साफ़ हो गए, सारे घर के सामान साफ़ हो गए। क्रिकेट का सट्टा ऑनलाइन तो अब हुआ है, ऑफलाइन भी हमारे समाज में इनहेरेंट एक विशेषता है
हम तेजी मंदी करना हमारा मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम मानते ही हैं कि भाई तेजी मंदी करना मतलब महेश्वरी समाज में तेजी मंदी एक बहुत बेसिक काम है। व्यापार हो कोई मना नहीं, लेकिन अब जिस तरह के व्यापार और जिस तरह के व्यवहार बने और उसमें जिस तरह के लेन देन है, उसका प्रोटेक्शन प्रिकॉशन केवल परिवार के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब आपका बच्चा सट्टे में पैसे जीत के ला रहा है तब तो माँ बापों को कहीं कोई चिंता नहीं है। ऐसे साल के 10-20 केस मैं भी देखता हूँ कि साहब पहले तो पैसा आया, मैं को अबे कहीं हो कि साहब अबे घाटो है, पैसा भरना है, कहीं करो साहब में मदद करो। मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब आपका बच्चा पहली बार कहीं कोई गलती कर रहा है, आप उसको रोकते नहीं, उसको टोकते नहीं है। चाहे परिवार में पत्नी को पता नहीं होता है कि पति क्या कर रहा है, सबको पता होता है। हाँ, छोटे बच्चे कोई ऑनलाइन गेमिंग में कहीं ट्रैप हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमको उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए सरकार इतने अवेयरनेस कैंप चला रही है, इतने व्हाट्सएप मैसेजेज आते हैं, इतने मोबाइल पर मैसेजेज आते हैं, हम लोग आपस में इतनी चर्चाएं करते हैं। हर उस आदमी को जिसको ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने सारे OTP इस मोबाइल में सेव कर रखे हैं। अभी 4 दिन पहले किसी ने वेडिंग कार्ड भेजा, मैंने मेरे बच्ची की शादी का वेडिंग कार्ड भेजा तो उसने मुझे फ़ोन किया भाई साहब ई कार्ड मत भेजो। मैंने कहा क्यों? तो भाई साहब ई कार्ड का स्कैम हो गया। मैंने कहा भाई ये नई बात पता पड़ी, क्या हुआ? तो क्या साहब वो ई कार्ड खोलते ही मेरे सारे बैंक बैलेंस साफ हो गए। मैंने कहा यार अब घर घर जाके तो कार्ड कैसे बांटने रहे, शादी के दिन तो 10 बचे हैं। तो आज की तारीख में पग पग पे स्कैम है। इसके सारी तरह के अवेयरनेस के सिस्टम आते हैं, इसके एंटीवायरस के सिस्टम आते हैं, इस तरह की चीज़ों को ब्लॉक करने के सिस्टम आते हैं। उसके लिए तो देखो पारिवारिक रूप से जब टेबल पे बैठे चर्चा करनी चाहिए, परिवार में चर्चा करनी चाहिए। टीवी पे इतना आता है, दूसरे मैसेजेस के माध्यम से इतना आता है। समाज तो यही कहेगा कि भाई ये सट्टा प्रवृत्ति जो है वो चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, ये ठोस प्रगति का माध्यम नहीं हो सकता है। ये एक पार्ट हो सकता है आपके व्यापार का कि जो आवश्यकता है तेजी मंदी करनी पड़ सकती है, लेकिन इसको मूल व्यापार के रूप में आप करोगे तो बचने का कोई रास्ता किसी के पास होगा नहीं। ये एकदम आप स्पष्ट मान लें। बिल्कुल सभापति जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो आपने पूरा इसमें ही कंक्लूड कर दिया है। मैंने भी यही प्रश्न लिखा था कि आज का युवा तेज़ी से बदलते दौर में जी रहा है, जहाँ उसे शॉर्टकट्स, सक्सेस और इंस्टेंट मनी की चाह है और वो जुए की तरफ ही अंतोदगत्वा उसको शॉर्टकट मार के जुए की तरफ ही ले जाती है। तो यह आपने बखूबी इसका जवाब दे दिया। तो इसको छोड़ते हुए मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि सर्वविदित है, माहेश्वरी कम्युनिटी वेल्थ क्रिएटर है, जॉब क्रिएटर है, और माहेश्वरी समाज हमेशा से वेल्थ क्रिएटर रहा। बिजनेस खड़ा करना और जॉब्स देना ये हमारी पहचान रही। लेकिन आज की जनरेशन जॉब को सेफर मान रही है, रिस्क टेकिंग कम हो रही है। ऐसे समय में महासभा कौन से प्रैक्टिकल इनिशिएटिव ला रही है जो यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करे? ग्लोबल एक्सपो, स्टार्टअप फंड के अलावा नेक्स्ट रोड मैप क्या है? देखिए, दोनों तीनों विषय पे अधिवेशन में भी इन दोनों तीनों विषय को लिया गया है। स्टार्टअप के माध्यम से हमारे चाहे नवयुवक हो, नवयुवतियाँ हो, जिनको लगता है कि उनके पास कोई नया आइडिया है, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको वेंचर कैपिटल के हिसाब से कुछ उनको कैपिटल, सीड कैपिटल मिले, उनको फंड वाले लोग मिले और एक्सीलेटर्स मिले उनके आइडिया को एक्सीलेट करने के लिए। उस सारी व्यवस्था के साथ में हमने एक्सपो के माध्यम से ये चीज़ का प्रयास किया है कि दुनिया में किस किस तरह के बिजनेसेस, नए डायमेंशंस में क्या क्या काम हो रहे हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा प्रयास जो आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ, ये पचीसिया जी विराजे में हैं, कहाँ गए द्वारका जी? आज मान लीजिए वो जैसे यहाँ वो जो अपना बीकानेर जिला उद्योग संघ है, मैं आपको कह रहा हूँ हमको स्किल डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को स्केल अप करने के लिए समाज का स्केलिंग कैसे हो, समाज में नई चीज़ों के प्रति लोग टेक्नो से भी कैसे हो, आने वाले चेंज के प्रति हम लोग बैठें, चर्चा करें। हम लोग केवल 30 त्यौहार, एकादशी, उद्यापन, पूर्णिमा और मौत मरकत, तीसरा 12वां, इसके अलावा हमारा कोई भी गॉसिपिंग का तीसरा चौथा सब्जेक्ट नहीं है। कभी हमने परिवार में इस तरह की बैठकर चर्चा नहीं की कि नए बिजनेस आइडियाज़ क्या है, तुमने क्या देखा, तुमने क्या समझा, इस पर क्या चर्चा की। जब तक हम स्केलिंग नहीं करेंगे, समय के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप इस कॉम्पिटिटिव युग में कहीं भी स्टैंड नहीं रह पाओगे। इसलिए ये तो, इसमें भी मैं जिम्मेदारी परिवार की भी मानता हूँ, समाज की भी मानता हूँ। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम जगह जगह स्केलिंग के लिए इस तरह के हम बिजनेस डेवलपमेंट के कैंप भी लगा रहे हैं। आगे भी ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन इसकी मेंटरशिप करके हम लगाने का प्रयास करेंगे। ओके,
मैं बीइंग द पार्ट ऑफ त्रिसर्ग, जो त्रिसर्ग अभी जोधपुर में होने वाला है, सेम डेट्स ऑफ 9, 10, 11, मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। त्रिसर्ग एक सिंपल स्टार्टअप इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है जहाँ आपके आइडियाज़ को क्लियरिटी मिलेगी। चाहे आपके आइडियाज़ चाहे आप आइडिया स्टेज में हो या अर्ली एग्जीक्यूशन में या ग्रोथ फेज में, एवरीवन इज़ वेलकम। मेंटोरशिप, इन्वेस्टर्स और पिच आप सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा। 50+ से मेंटोर्स एंड इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग लेजेंड्स लाइक मधु कल्ला जी, रमेश दमानी जी सिर्फ जज नहीं करेंगे, आपके ग्रोथ पार्टनर बनेंगे। और हाँ, एंट्री फ्री है, बस लिमिटेड सीट्स है। सो इफ़ यू बिलीव इन योर आइडिया डिजर्व्स अ बिगर स्टेज, 15 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। तो अप्लाई कीजिए त्रिसर्ग अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो। हमारा सेकंड सेगमेंट यूथ एंड कल्चर, युवा और भविष्य पूरा हो गया है। तो इस बारे में अगर हमारे जो यहाँ युवा साथी बैठे हैं अथवा तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो कोई सवाल करना चाहे सभापति जी से, सवाल छोटा हो, 15-20 सेकंड में ख़त्म हो, ताकि उसको सभापति जी कंक्लूड कर सकें। किसी के पास कोई प्रश्न हो युवा और भविष्य सेगमेंट के लिए? सर, मेरा सवाल कम और आग्रह ज़्यादा है। मैं कहना चाहूँगी जो हमारा नया युग है, जो युवा हैं वो हमारे खान पान से दूर जा रहे हैं। खिचड़ा छोड़कर 2 मिनट वाली मैगी ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जब छोटा बच्चा घर आता है तो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि चीज़ी देते हैं, और चीज़ी का मतलब टॉफ़ी है, बिस्किट है या कोई जूस का पैकेट है, जबकि संतरा वो नहीं खाएंगे, लेकिन जूस अगर माज़ा है, फ्रूटी है, वो सब वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सेहत का भविष्य बहुत ख़राब दिशा में जा रहा है और हमें उन्हें उस तरफ और बढ़ाना चाहिए कि हमारा खान पान बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन आई कैन कनेक्ट टोटली। अपना नाम बताएं प्लीज़। कैलाश राठी हूँ। सर, मेरा एक सुझाव था कि क्या ये जो आप रघुवीर जी ने सवाल किया था कि बच्चे जो बढ़ रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, क्या अपना भविष्य अपना सेट कर रहे हैं और बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं जॉब की तरफ, तो क्या पुराने ज़माने में जो चलता था कि एक घर वाला बड़ा चला रहा है और उसको सब लोग हैंडल करते थे बड़ा, तो चैरिटी जैसे बना के घर में ही एक चैरिटी बना दे, ट्रस्ट बना ले, उसमें एक पैसा जमा करा ले, तो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, परिवार भी बढ़ रहे हैं और संयुक्त रूप से नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। जैसे 3 भाई हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो उनका एक चैरिटी बन गया, ट्रस्ट। उनमें से जो कमज़ोर है उसको वो उसमें से पैसा मिले तो वो बच्चा ग्रोथ करे, बिजनेस में भी उसको फ़ायदा मिले, किसी चीज़ में यूज कर सके पूरा उसका। तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे हिसाब से? और कोई प्रश्न लेना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार बिनानी है। सवाल मेरा थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सवाल पूछना चाहता हूं, तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। मैं भारत में कम से कम 6-7 शहरों में रहा हूं, पूरा भारत भ्रमण किया है मैंने, और जहां भी जाता था मेरी इच्छा ये रहती थी कि माहेश्वरी भवन हो या कोई वैसी सुविधा हो, वहाँ पे हम ठहरें। तो मैंने ये पाया है कि अपने पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सारे शहरों में माहेश्वरी भवन हैं, हमारे काफ़ी सारे शहरों में माहेश्वरी स्कूल्स हैं, लेकिन जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न उठता है, हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो अगर हम स्कूल के लेवल तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे माहेश्वरीज दे रन स्कूल्स, सो व्हाट अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, MBA? मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है हम उस क्षेत्र में अभी तक उतना आगे नहीं बढ़े हैं। तो क्या माहेश्वरी महासभा इसके प्रति भी कुछ सोच रखती है कि आगे जाके? बिनानी जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया।
मैं इस पर रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, और thank you. कोई सर मेरा छोटा सा प्रश्न है, आई माइट बी रॉन्ग, वैसे ये सवाल शायद रघुवीर जी की सूची में होना चाहिए था। जैसे जुए सट्टे की बात आई तो एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा ये भी है कि आज का जो युवा, चूँकि कहा जाता है सिर्फ समाज की बात नहीं है, देश का भी भविष्य अगर है तो युवा में है और विश्व का भविष्य युवाओं में से है। तो आज का युवा जो है, और स्पेसिफिकली हमारे समाज की बात की जाए तो नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर है, जिसमें स्पेसिफिकली ड्रिंक करने के साथ साथ हमारे प्रदेश की अगर बात की जाए इस एरिया में एमडी नशे का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे समाज के युवाओं में भी है। तो शायद इस तरफ भी कुछ ना कुछ आपके विचार हम जानने में इच्छुक रहेंगे। बहुत धन्यवाद। सर एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन युवा जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समाज में बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये पचीसिया जी के यहाँ से जो आपने जो बात करी कि भारतीय खान पान और बच्चे खाते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस समस्या का कारण भी हमें और इस समस्या का निवारण भी हमारे पास है। आप ये समझें कोई महासभा का सभापति जाके घर घर में जन्म गुट्ठी पिलाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या मैं रोज़ इस बात को कह रहा हूँ कि भाई ये समस्याएं, ये किसने जन्म दिया इन समस्याओं को? हमने जन्म दिया। आप कह रहे हो खिचड़ा खाना है, तो खिचड़ा कूटने के लिए कौन तैयार है? परिवारों में वो हमान दस्ता, वो मूसली गायब हो गई। अब खिचड़ा ही आप रेडीमेड बाजार से लाके खिला रहे हो, उसके बाद में हम केवल इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि हम खिचड़ा खा रहे हैं। इफ़ यू बैक टू रूट, आप यदि जड़ की बात करेंगे, ये समस्याएं हमारे द्वारा प्रेरित है, हमारे द्वारा जनित है, और हम ही इन समस्याओं का समाधान है, हम ही कारण है और हम ही निराकरण है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी पूरा आपने विषय बताया, मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी है कि इस अधिवेशन में आप में से जोहो के बारे में कितने लोग जानते हैं? श्रीधर वेम्बू जानते हैं कोई लोग? बिल्कुल, मेरे ख्याल से, लेकिन हाथ कम खड़े हुए। मेरे ख्याल से जो लोग जानते हैं, जोहो के मालिक श्रीधर वेम्बू अपने महाअधिवेशन में 3 दिन रहने वाले हैं। और केवल इसलिए रहेंगे, अपने अधिवेशन में जो आपने बात कही है, एक अपना टॉपिक है जान है तो जहान है। इसमें हमने वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसका नाम अभी वो जो एक पहले हमारे बेटे ने पूछा था कि वो मॉडर्निटी और कल्चर, जो एक प्रश्न अभी किया था, उसका भी उसमें उत्तर आएगा। हमने इसका विषय लिया है वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा पद्धति, चिर पुरातन नित्य नूतन। मॉडर्न के साथ में कल्चरल वैल्यू और हेरिटेज वैल्यू के साथ में हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके ऊपर में कार्तिकेय बलदवा हमारे स्पीकर होंगे। बढ़ता कैंसर और इसका फैलाव, भारतीय योग प्राणायाम और भारतीय जीवन पद्धति, जो आपके प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों की ग्रेविटी को अपन समझ नहीं रहे हैं या इन विषयों को अपन समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ट्रेंड किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, एक मिशन मोड पे ड्राइव चला जा सकता है। करना नहीं करना तो अपने हाथ की बात है। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बच्चे मैगी खा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कोई परिवार नहीं है मेरे समेत, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ कि भाई बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं। और मुझे लगता है रात को 2 बजे किचन में क्या कर रहे थे, एक मैगी बना रहे थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कहा यार गजब काम करते हैं, पूरे एग्जाम में मैगी खाते हैं। और अभी जब शादी है तो उनकी एक डिमांड है कि मसाला मैगी 24 आवर चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने जीवन में कभी मैगी चखी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। यही काम समाज को करना चाहिए, परिवार को करना चाहिए। एक विषय। दूसरा विषय जो पचीसिया जी ने अभी किया कि उनका मैं प्रश्न ही दिमाग से उतर गया। एक सूरज बिनानी जी ने जो बात कही, सूरज बिनानी जी ने ये बात कही कि भाई आपने यूनिवर्सिटी, बिनानी जी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी, आप MBA। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे ये MPS स्कूल है, ये अपने सिंघी साहब चला रहे हैं। मान लीजिए ट्रस्ट बोर्ड चला रहा है, सिंघी साहब उसमें मेन ट्रस्टी हो सकते हैं, कोई मुख्य भामाशाह हो सकता है। आपको ये पता है कि हम इस स्कूल में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं कर सकते कि भाई ये महेश्वरी समाज के बच्चों के लिए हम इतने % रिजर्व करेंगे, ये करेंगे। इट इज़ नॉट लॉजिकल और नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ। आप इन हाउस किसी का 25-50% पैसा माफ़ कर दें,
कानूनी रूप से आपको ये करने का अधिकार नहीं है। एक बात, ये बात जहाँ भी जाता हूँ मुझे आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे लोग इस बात को करते हैं कि साहब हमारा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है। अरे सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हमारी आवश्यकता क्या है। हमारी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किस क्षेत्र में। आज की तारीख में देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर हमारे समाज के बन रहे हैं और देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से बन रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे बन रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बन रहे हैं। आफ्टर ऑल दिस रिजर्वेशन और ये जो भी हमारे सारे हर्डल्स को पार करके, क्योंकि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। अब आप ये सोचो कि साहब बीकानेर में एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो चेन्नई का आदमी बीकानेर आके क्यों पढ़ेगा, उसको वहीं वो सारी उपलब्ध है सुविधा। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को लो कॉस्ट की उनको कोचिंग कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि वो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ हम अगर उनको लो कॉस्ट कोचिंग उपलब्ध कराएंगे तब तो वो चीज़ पार पड़ेगी। ये जोधपुर आप जाइए, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 2016 से पहले हमारे महासभा के लोगों को, पूरे समाज को, और इवन दो जोधपुर के आधे लोगों को पता नहीं था कि MBM का मतलब मंगनी राम बांगड़ है। पूरे हिंदुस्तान में किसी एक कॉलेज से सबसे ज़्यादा इंजीनियर और IITN बने हैं तो वो मंगनी राम बांगड़, जिसको अब यूनिवर्सिटी का दर्जा सरकार ने दे दिया, वो अपने महेश्वरी समाज की डोनेटेड है और उसमें महेश्वरी समाज के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपके यहाँ से भी कितने सारे लोगों ने MBM से इंजीनियरिंग करी होगी, सबसे अच्छा अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। आप ये मान के चलें, ये समाज के लिए संभव नहीं है। हमारे पास कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है। हम अपने इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना करके समाज के लिए किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज ने ये तय किया, हमारे स्कूल्स हो, हमारे कोचिंग सेंटर हो। जैसे मैं तो कह रहा हूँ, ये MPS का इतना बड़ा अपने पास प्रेमिसेस है, इस प्रेमिसेस का आफ्टर स्कूलिंग हम क्या उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ के मैनेजमेंट को कहूँगा, कोई इस तरह की प्लानिंग आप करें कि स्कूल के बाद में हम हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। उसमें आप महेश्वरी समाज के बच्चों को बुलाइए, मान लीजिए कोई नॉमिनल कॉस्ट पे आप कर सकते हैं, उसमें महेश्वरी समाज के बच्चों को बुलाइए। इट कैन बी, ये किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज बनाने का ये एक तरह से ये संभव नहीं है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। गौरव ने जो प्रश्न किया, गौरव तुम तो बहुत समझदार हो और सारी चीज़ों को समझते हो। मेरे को एक बात बताओ भाई, ये समाज में ड्रिंक की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हर घर में सबको पता है। बच्चा घर में नशा करके आता है, घर को पता नहीं है। बच्चा घर में ड्रगिस्ट है, घर वालों को पता नहीं है क्या। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज़ को पोषित करते हैं, छुपाते हैं कैसे भी कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा। उसमें उसकी माँ भी दोषी है, उसकी पत्नी भी दोषी है, उसके पिता भी दोषी है, सबको सब चीज़ पता होती। लेकिन हम जो हमारा स्वभाव है, हम स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को भी ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। जब हम समाज के नेतृत्व को ही नहीं कह सकते, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बच्चे को कहने की हिम्मत हमारी कहाँ से आएगी। वो हिम्मत तब आएगी जब आप बैठा करके अपने बच्चों के साथ संवाद करें कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है ये गलत है। जो माँ बाप कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है साहब इसने कब ये सब शुरू कर दिया, वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। कोई ऐसा परिवार नहीं हो सकता है, कोई ऐसी माँ नहीं हो सकती है, कोई पत्नी कोई पिता नहीं हो सकता है जिसको ये पता नहीं हो कि बच्चे ने ये गलत काम किया हो। मैं तो ये मानता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर लंबा हो सकता है। दुनिया में आपको ऑब्जर्व करने वाले 4 लोग होते हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी माँ और आपके घर में जो पेट है। उसको सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। और उसके बाद में आपको ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ ये कब हो गया, हमको पता नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। समाज ने कभी नशे का समर्थन किया नहीं, करेगा नहीं। समाज पूरी तरह से इस बात के खिलाफ है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ये पूरे मानवता के सामने एक चुनौती है और इसको हम सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, आप युवा हो, युवा संगठन नशे मुक्ति के लिए ड्राइव क्यों नहीं चलाता है। मैं आपको कह रहा हूँ, युवा संगठन हम इतनी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, इतनी दूसरी प्रतियोगिताएं कराते हैं, हम नेत्रदान के संकल्प करा रहे हैं, देहदान के संकल्प करा रहे हैं, हम नशा मुक्ति का संकल्प कराएं। हम इस तरह के लोगों को भी आगे लाएं कि भाई नशा मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपने जो स्पोर्ट्स के लिए बात पूछी, स्पोर्ट्स के लिए अपना अलग से ट्रस्ट बना हुआ है। यदि कोई भी बच्चा नेशनली कहीं प्ले कर रहा है और वीकर सेक्शन से है तो उसको हम फाइनेंशियली मदद देते हैं। अपना कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक अपन ने खेल
सहयोग के लिए एक अभी ट्रस्ट GL माननी चैरिटेबल फाउंडेशन एक अपन ने बनाया है, वो काम कर रहा है। अगला जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट 3, वो है नारी शक्ति। बहुत बड़ी संख्या में आज हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सर, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर तुम एक शिक्षित पुरुष को शिक्षित करते हो तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु अगर ये एक स्त्री को शिक्षित करते हो तो पूरा परिवार संस्कारित होता है। आज की नारी जैसा कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, शिक्षा से लेकर प्रशासन तक, विज्ञान से लेकर समाज सेवा तक, हर मंच पर उसका योगदान अमूल्य है। परंतु इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है। कभी उसे परंपराओं की सीमाएं रोकती है, तो कभी समाज की सोच, कभी सुरक्षा और कभी समान अवसर। ये प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। फिर भी नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संवेदना, आत्मविश्वास से हर कठिनाई को अवसर में बदल रही है। आज का दौर एम्पावर्ड वुमन का है, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा बन रही है। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे महिला सशक्तिकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों पर। पहला प्रश्न चांदनी आप लेंगे। तो आपने बहुत खूब कहा कि हमारी बेटियां, बहू पूरे इस सेगमेंट फ्यूचर में आगे बढ़ रही है, एडुकेशन में बढ़ रही है, एक्सपोजर में बढ़ रही है, लेकिन चैलेंजेस आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे माइंडसेट, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज में क्या चेंजेस चाहिए, घर में क्या चेंजेस चाहिए, उसके बारे में। तो संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारी बेटियाँ तो पढ़ ली है, समझते हैं, समझदार बन गई है, वो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड ओपिनियन ड्रिवन बन चुकी है, लेकिन वही बेटी जब शादी के बाद अपनी सोच, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं तो सोसाइटी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। क्या समस्या बेटी को पढ़ाना है या बेटे और उनके परिवारों का माइंडसेट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है? वैसे तो मैं सिद्धांत रूप से इस वुमेन एम्पावरमेंट के स्लोगन का विरोधी आदमी हूँ। सिर्फ दो ही इसलिए विरोधी हूँ, दो जनों ने तालियां इसलिए बजाई कि वो सच्चाई समझ रही हैं और बाकी सारे लोग सच्चाई समझते हुए भी कुछ कर नहीं रहे हैं। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इसको ऐसा मत समझिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट इज नीड ऑफ नेशन, ये राष्ट्र की ज़रूरत है, लेकिन हमारे समाज की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्र की ज़रूरत इसलिए है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जहां महिलाओं को कभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला। महिलाओं को, इसका आपको सारे जवाब एक ही इस उत्तर में दे दूंगा। आप में से कितनी लेडीज ये जानती है कि जो सो कॉल्ड वेस्ट वर्ल्ड है, जो पश्चिम के देश है, उन देशों ने अपने यहाँ महिलाओं को कितने अधिकार दे रखे हैं? केवल उनके छोटे कपड़ों से, केवल उनके फैशन शो से, केवल उनके सो कॉल्ड दिखने की सोसाइटियल एक्सपोजर को देखकर हमको लगता है कि वेस्ट में महिलाओं को बहुत अधिकार है। ऐसा नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कहीं महिलाओं को अधिकार है, महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं का सब तरह से जो अधिकारता है, वो यदि कहीं है तो सनातन धर्म में है, हिंदू समाज में और हमारे समाज में। ये पूरी दुनिया में ये वेस्ट का बनाया हुआ स्लोगन है, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी फॉर व्हाट? कहाँ नहीं है इक्वलिटी? फिर क्यों पढ़ाना, क्यों और सिखाना? मैं क्यों कह रहा हूँ, Dreams. आप भी इसको समझें। दुनिया में ऐसा कोई धर्म बताइए जहाँ देवियों की पूजा होती हो। ईसाई धर्म में होती है? नहीं होती। मुस्लिम अल्पसंख्यकों में होती है? नहीं होती है। दुनिया के किसी धर्म में नहीं होती है। और केवल हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और जिस धर्म को हम महेश्वरी समाज मानते हैं, हम पहले सीताराम लिखते हैं, पहले राधे श्याम लिखते हैं, पहले पार्वती परमेश्वर लिखते हैं, पहले लक्ष्मी नारायण लिखते हैं। सब जगह पहले महिलाओं की पूजा होती है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म है तो बताइए जहां गॉडेस हो, जहां महिलाएं देवी देवता के रूप में पूजी जाती हो। विश्व में यदि कहीं पूजी जाती है
वो केवल हिंदुस्तान में पूजी जाती है, हमारी सनातन संस्कृति में पूजी जाती है। इसलिए नहीं कि हमने पत्थर के पाषाण प्रतिमाओं को बना करके महिलाओं को पूजने का काम किया और केवल दिखावा किया। जितने हमारे पुरुष वर्ग बैठे, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारे परिवारों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान है। ये उन समाजों के लिए लागू है कि जिन समाजों में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक का दर्जा है, जहाँ कुप्रथाएं थी, जहाँ परंपराएं इस तरह की थी, हमारे समाज में कभी नहीं थी। आप अपने परिवार में, आपके परिवारों में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, हमारे कई युवक भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, जिनके घर में दादी है, माँ है। आप मुझे एक बात बताइए, घर के हर प्रश्न का अंतिम मोहर कौन लगाती? चाहे कोई सगाई संबंध की बात हो, चाहे कोई लेन देन की बात हो, चाहे किसी विषय की बात हो, आपके पति पत्नी के जम भी गई हो कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तो कि एक बार बाई जी इनको पूछे, क्योंकि जब तक बाई जी की मोहर नहीं लगेगी और वो दादाजी यदि मौजूद है तो भी मोहर तो दादी जी की काम आती है। इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? आज की तारीख में परिवार के आर्थिक विषयों की चाबी किसके पास है? और हम बचे क्यों हैं? हमारे संस्कार बचे क्यों हैं? हमारा व्यापार बचा क्यों है? हमारा व्यापार हमारे पुरुषार्थ से नहीं बचा है। पुरुषार्थ से हमने पैसा कमाया है, आपने सेविंग से, संचय से, संस्कार से हमारा परिवार बचाया है, इसलिए वो व्यापार खड़ा है क्योंकि हमारा परिवार खड़ा है। और ये केवल महेश्वरी समाज में। और मैं तो कहता हूँ हमारे समाज की महिलाओं को तो रोल मॉडल के रूप में जाना चाहिए कि देश दुनिया में यदि सबसे समृद्ध महिलाएं कहीं हैं, वो महेश्वरी समाज की महिलाएं हैं, वो हमारी महिलाएं। और इस बात को मैं तो देश भर में घूमता हूँ। आज आप यहाँ मॉडरेट कर रही हैं, आपके ससुर जी सामने बैठे हैं। दुनिया में ऐसे 3-4 समाज बताएं मुझे जहाँ इस तरह की पूरा एक तरह से परिवार में बहू को बेटी की तरह रखने की जहाँ परंपरा हो, जहाँ रिवाज हो। ये हमारे समाज में है और हमारे परिवारों में है। ये संस्कार केवल हमारे यहाँ है। इसलिए मैं इस प्रश्न को सिरे से खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ, हाँ, मैं इस प्रश्न को ये जरूर मानता हूँ। मैं तो महिला संगठन के कई कार्यक्रमों में इस बात को कहता हूँ कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट की जगह वुमेन्स में लिटरेसी कैसे बढ़े, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। हमने एक सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट ये लिया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, टॉक शो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्लानिंग आज की तारीख में जब नोटबंदी हुई थी, आप भी परिवार में हैं, आपके परिवार में भी परिवार की और महिलाएं भी है और आप सब लोग भी मेरी बात को सुन रही है। पैसे आदमियों के पास ज़्यादा निकले थे कि औरतों के पास ज़्यादा निकले थे? किसी भी परिवार में आप चले जाओ, पैसे किसके पास ज़्यादा निकले? और उस कोरोना के बाद में अपने को ये समझ में आया कि यदि हमारी महिलाओं के पास पैसे बचत करने का तो एक इनहेरेंट स्वभाव है कि जैसे मैंने मेरी माँ को देखा तो मुझे घर में बबलू के नाम से निकनेम, तो वो उस पे लिफाफे पे लिखा हुआ बबलू के ब्याह का आयोड़ा रुपया, ठीक है ना, और वो एक लिफाफा उनकी साड़ी के बीच में है। उन्होंने जैसे जैसे रुपए निकाल के दिए, हम 5 भाई बहन हैं, सबकी शादियों के कोई इस तरह के वो रुपए। अरे मैंने कहा माता जी ये 20-20 साल पुराने रुपए का क्या करना है? तो क्या काम आई। लेकिन यदि माता जी को ये फाइनेंशियल लिटरेसी होती कि 20 साल पैसे का यदि उन्होंने सही नियोजन किया होता, आज आप में से जितनी भी महिलाएं जिन्होंने 20 साल पुराने, 25 साल पुराने नोट इसलिए निकाले कि मोदी जी की मेहरबानी होगी, रात को 8 बजे माइक पे आए और आपकी रातों रात पूरी भूत भविष्य इतिहास सारा बदल दिया। अगर आपको समय पे इस चीज़ की जानकारी होती, फाइनेंशियल लिटरेसी होती कि आप इस पैसे का किस तरह से नियोजन कर सकते हैं, अपने स्त्री धन की किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपने जो उस वक्त 5 लाख निकाले उसकी जगह हो सकता है कि आपके पास 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की संपत्ति भी खड़ी हो सकती थी। इसकी आवश्यकता है, ये महिलाओं को करना चाहिए। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। दूसरा हमने सब्जेक्ट लिया है वुमेन एट द क्रॉस रोड्स, हाउ टू मेंटेन वर्क फैमिली एंड बैलेंस। महिलाएं आज जिस चौराहे पर खड़ी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आज इस समाज में, परिवार में है, वो महिलाओं पर है। क्योंकि आज की तारीख में आपको पढ़ना लिखना है, आपको व्यापार करना है, आपको आगे बढ़ना है, और सबसे बड़ी बात है जो ईश्वर ने आपको विशेष अधिकार दिया है, विशेष एक आप में योग्यता क्षमता बनाई है,
आप सृजन करने वाली है। हम तो समाज की संपत्ति बढ़ा सकते हैं, आप समाज की संतति बढ़ा सकती हो। इसलिए आपके पास में जो ईश्वर की दी हुई विशेष ताकत है, उन सब में बैलेंस कैसे करें, उसके लिए मैं मानता हूँ समाज को अभियान चलाना चाहिए, समाज को ट्रेनिंग के काम करने चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। हमने वो सब्जेक्ट भी लिए, लेकिन महेश्वरी समाज में वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात करना मुझे थोड़ा सा बेईमानी जैसा लगता है। मैं तो मानता हूँ, अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के आप अध्यक्ष हैं, और यहाँ जो लगा है महेश्वरी शहर सभा बीकानेर, महेश्वरी तहसील सभा बीकानेर, ऐसे पूरे भारत में अपने महेश्वरी समाज की सारी सभाएं हैं। महिला संगठन को छोड़कर क्या किसी भी सभा पर कोई महिला है वहाँ पर अध्यक्ष बनी हुई है ना? युवा संगठन में पदाधिकारी है। महिला संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं भी आपको वही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, दो बातें आप समझ लें, आप भी एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, देश की राष्ट्रपति महिला है। देखिए, तो क्या महेश्वरी अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा में हम इस हो सकते हैं कोई महिला आकर के यहाँ इस महिला संगठन है ना, देखिए, महिला संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नारायण जी को ये पता नहीं है, चेयरमैन साहब को। बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे इस तरह की अपनी योजनाएं हैं, इस तरह के ट्रस्ट है। इवन दो पदाधिकारी भी रही हैं अपने यहाँ महिलाएं, और इतनी विदुषी महिलाएं रही है। युवा संगठन में भी महिलाएं पदाधिकारी है। महासभा में हमारे जोधराज जी की संयुक्त मंत्री, आपके बीकानेर शहर की बेटी शोभा जी सादानी थी, वो महासभा की पदाधिकारी थी। हमारे कई सारे ऐसे लोग रहे। एक समाज में व्यवस्थाएं हैं, और चूंकि हम एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। आज मान लो कल आपको ये लगे कि साहब किसी भी बेटे की बारात की जिस टाइम पैरानी होती है, तो आज तक कभी दादी सा को पाठ बैठाया क्या? दादो सा कोई क्यों बैठाया, या काको सा मामो सा कोई क्यों बैठाया? ये एक परंपरा है, ये एक परंपरा है। तो कल मान लीजिए आप ये डिमांड कर लें कि साहब इस बार तो बारात रवाना होगी तो पैरानी में दादी सा को ही पाठ बैठाएंगे, तो उसके लिए कोई मना थोड़ी है, किसी को मना नहीं है। कल ये पुरुष वर्ग भी ये कह सकता है कि साहब घोड़ी जब विदाई होती है तो केवल माँ का अंचली क्यों लगाया जाता है, पिता के हाथ क्यों नहीं लगाए जाते? ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है कि महासभा का सभापति कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सामाजिक संगठनों में कुछ मर्यादाएं अनसीन्ड है, जो अनडिक्लेयर्ड मर्यादाएं हैं, जिनका जब तक पालन हो रहा है वेल एंड गुड है। नहीं होगा, जब इस देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, प्रधानमंत्री महिला हो सकती है, मुख्यमंत्री महिला हो सकती है, तो महासभा की पदाधिकारी क्यों नहीं हो सकती? इट इज ओपन। समाज जितने दिन इस मर्यादा का पालन करना चाहेगा, फिर कल मान लीजिए पुरुष वर्ग की कहे साहब हम महिला संगठन के अध्यक्ष कब बनेंगे, तो आपके सामने एक नया संकट पैदा होगा। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जब हमने महासभा में 2 विंग बनाई, हमने परिवार के मुखिया को उसमें सदस्य बनाया। आज मान लीजिए आपका एक फॉर्म भरा गया सोशल इको सर्वे में, उसमें आपने लिख दिया कि मेरी माँ मेरी परिवार की मुखिया, तो वो एलिजिबल है कि वो वोट करेंगी, वो प्रत्याशी बन सकती है। वो किस स्थिति में बन सकती है? जब आपने उनको परिवार का मुखिया डिक्लेयर किया। जो अपना HUF कानून है ना, वो सेम व्यवस्था अपन ने इस महासभा के विधान में कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, पदाधिकारी नहीं बन सकती है, पर वो उसके लिए परिवार की, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार के आधार पर प्रतिनिधि का चयन होता है। आपने परिवार में तो उसको मुखिया बनाया ही नहीं, और उसके बाद में अगर अपन उसको, जो वो कह रहे थे अपने भाई साहब के भी, पार्षद चुनना है, तो वो पार्षद चुनने के लिए उसका परिवार का मुखिया होना जरूरी है। ये भी आप ध्यान करना। मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ आपसे थोड़ा सा। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि आप में से किन किन की बेटियाँ हैं, प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। और क्या आपने कभी ना कभी आपने ऐसा कहा कि बेटी आपको बड़े होके ना हाउसवाइफ बनना है, आपको घर संभालना है, पढ़ो लिखो और हाउसवाइफ बनना है, ऐसा कुछ कहा गया अपनी बेटियों को? या पढ़ लिख के नाम कमाओ, कुछ बड़ा करो, शायद ऐसा ही कुछ सुनने आया था, मतलब हम अपनी बच्चियों को कहते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, केवल समझने का फ़र्क है। देखिए, आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है, एक बेटी की 2 साल पहले शादी हुई। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियां आगे बढ़े? आज दोनों बच्चियां पढ़े लिखे परिवारों में जा रही है, उनके परिवारों में सभी तरह की सुख संपन्नता है, व्यापार में उनका इन्वॉल्वमेंट है।
लेकिन उसके साथ में एक सीख संस्कार तो हमको ज़रूर देना चाहिए अपनी बच्चियों को। आप में से कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इंदिरा नूई को पढ़ा है, इसको चंद्रा कोचर को पढ़ा है। चंद्रा कोचर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जो आईसीआईसी बैंक की चेयरमैन रही। उन्होंने कहा कि जब मैं घर में घुसती हूँ तो घर के बाहर खूंटी पर अपना आईसीआईसी बैंक का चेयरमैन का लोगो निकाल करके एक हाउसवाइफ की तरह जाती हूँ, और जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन के नाते मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ। तभी तो ये विषय लिया है। हम मानते हैं कि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि महिलाएं ये समझे कि भाई हमको अधिकार नहीं है, इससे एक उनमें अनावश्यक रूप से एक मानसिक अवसाद पैदा होगा, जो वास्तव में आज की तारीख में हम सभी चाहते हैं हमारी बच्चियां आगे बढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े, वो व्यापार में भाग ले। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर माँ को अपनी बच्ची को ये संस्कार तो देना ही चाहिए। जो मैं तो कह रहा हूँ, आपने जो प्रश्न किया है कि भाई हम अपनी बेटी को कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कभी अपनी माँओं को पूछो कि जो अपेक्षाएं आप बेटियों से करती है वो बहुओं से भी करती है क्या? उन बहुओं की भी कोई माँ होगी, उन बहुओं का भी कोई परिवार होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बहू तो बिल्कुल नियम कायदे कानून के हिसाब से काम करे, उसके भी मैं खिलाफ और हमारी बेटी जो है उसको वो सारी सुख सुविधाएं मिले, वो बिल्कुल पंख उड़ा के आसमान में उड़े। ये दोनों चीज़ें एक ही घर में, दो तरह के विधान, दो संविधान, दो प्रावधान यदि चलेंगे तो ग्रह शांति डिस्टर्ब होगी, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी राइट और रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो समाज का नियम है, लेकिन महिलाओं को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बहू बेटी में फ़र्क करना हमको बंद करना पड़ेगा। आपकी बेटी और आपकी बहू में आपको लेश मात्र भी फर्क नहीं करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए, जिन परिवारों में बेटियां नहीं हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि बेटे जो बहू लाए वो आपके परिवार में एक नई बेटी आई है, और जिन परिवारों में बेटी गई है और बहू आई है उनको ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आई। आप मान के चलिएगा। कौन मना करता है आज की तारीख में? लोग बहुओं को ऐसे रखते हैं, बेटियों को ऐसे रखते हैं हथेली के छाले की तरह। बेटी को रात को बुखार आता है, उसको नींद आती है या नहीं आती है? हमको पूरी रात नींद नहीं आती है कि आज गुड़िया को बुखार है। इसलिए ये सारी बातें कम से कम महेश्वरी समाज पे तो बिल्कुल लागू नहीं होती है। ये मेरा निजी विचार है, मेरा निजी मत है। मैं हो सकता है इसमें गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरा निजी मत है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसीलिए मैंने इस सेगमेंट के बाकी सारे प्रश्न हटा दिए हैं। काफी सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि सारी बात आपने एक बार में ही कंक्लूड कर दी है। तो मैं जल्दी जल्दी अब अगले सेगमेंट की ओर जाता हूँ। विवाह के बदलते समीकरण, ये एक ज्वलंत मुद्दा है सभापति जी हमारे सामने। जैसा हमने अभी पिछले सेगमेंट में सुना कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है इंटरकास्ट मैरिज, और उसके साथ मैंने जोड़ा है प्लस वेल्थ गोइंग टू अदर कम्युनिटीज़। मैं कुछ एक पीड़ा आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आज का समाज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों का संबंध कमज़ोर होता दिख रहा है। इंटरकास्ट विवाहों की बढ़ती प्रवृत्ति से न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा प्रभावित हो रही है, बल्कि हमारी जनसंख्या और हमारी आर्थिक शक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों की ओर स्थानांतरित हो रही है। आप गौर कीजिएगा सभापति जी, आप इस बदलते सामाजिक परिदृश्य को किस दृष्टि से देखते हैं, और क्या कदम होने चाहिए ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की विरासत भी सुरक्षित रह सके? प्रश्न आपने किया है, आप मेरे मुंह से जवाब सुनना चाहते हैं। जवाब सबको सब पता है, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसको जवाब पता नहीं है, लेकिन आप उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कि सभापति ने कहा। मुझे कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है। शिक्षा के साथ शिक्षा की कुछ जो चुनौतियां हमारे सामने आई है, उसको समाज को सामूहिक रूप से प्रयास करके उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। एक जमाने में भी ऐसा नहीं है शिक्षित महिलाएं नहीं होती थी, उस वक्त कोएड नहीं था, उस वक्त ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन का इतना साधन नहीं था। मैंने मेरी मदर इन लॉ को देखा है, वो मुझे रोज़ कहती थी, अभी उनकी 2 साल पहले डेथ हुई, वो मुझे कहती थी कंवर साहब मैंने शादी के बाद पढ़ाई की है, और वो मेरे ख्याल से उस वक्त में ग्रेजुएट किया होगा उन्होंने। और मेरे फादर इन लॉ एक्सियन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपके सासू जी को शादी के बाद पढ़ाया। तो मैं अभी कल ही एक परिवार में मिलने गया था जोधपुर में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने शादी के बाद घर का काम करके भी मैंने पढ़ाई की है। 60 साल पहले की बात बता रही थी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पहले पढ़ती नहीं थी, या परिवारों में एजुकेशन के साधन कम थे,
कम्युनिकेशन एजुकेशन के लिए दूर ट्रेवल करना पड़ता था, इसलिए परिवार वाले उन सारी व्यवस्थाओं से बचाने के लिए बचते थे। आज की तारीख में जिस तरह का एजुकेशनल एनवायरनमेंट हुआ है, जिस तरह का सारा वातावरण हुआ है, जिस तरह की आयु सीमा हुई है, एक तो बच्ची शादी के बाद पढ़े और एक शादी के पहले पढ़ते पढ़ते वो 28-29 साल की हो जाए, और आप उसकी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देते हुए केवल यदि डिग्री पर ही ध्यान देंगे, निश्चित रूप से वो ट्रैक चुकेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी बात, हम चाहते हैं बच्ची को यहाँ से बहुत धूमधाम से विदाई करने जाएंगे, जयपुर एयरपोर्ट पर जाएंगे कि भाई आज हमारी बच्ची है वो हार्वर्ड से MBA करने के लिए जा रही है, पूरा परिवार बड़ा उत्सव मना रहा है कि कितने साल की हो गई, 23 की हो गई है, अभी 4 साल की हार्वर्ड से डिग्री करके आएगी। आप ये समझ के मानिए कि जिस दिन आपने यहाँ से हार्वर्ड के लिए एजुकेशन करने के लिए उसको भेजा है, वो बच्ची भी इंडिपेंडेंटली अपने सारे निर्णय करती है, फिर उसके निर्णय को आप प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगा। फिर वो आपके कहने से यहाँ रानीसर बाजार के बहुत अच्छे महेश्वरी परिवार में संबंध कर लेगी, ये आपके और मेरे हाथ की बात नहीं है। आप मान के चलिए, आपने जिसको जितना एक्सपोजर दिया है, उस एक्सपोजर के आधार पे उसको जीवन साथी चयन करने का अधिकार भी हमने अनावश्यक रूप से दिया है। उसका कारण क्या है? हम परिवार में ये वातावरण नहीं बना पा रहे हैं कि हमको, जैसे आपने कहा कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई के लिए कहा, मैंने केवल बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं कहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ बेटी को सही उम्र में पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। इस समस्या का समाधान क्या है? आप सही उम्र में बच्ची की शादी क्यों नहीं करना चाहते? सही उम्र में बच्चे की शादी क्यों नहीं करना चाहते? और इंटरकास्ट मैरिज में भी हमको तकलीफ क्या है कि साहब बच्ची ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, बच्चों के लिए क्या सोचेंगे आप? जब मुझे एक बात बताएं, समाज का जो सोशल इको सेंसस है, समाज के पास में जो डेटा है, उस डेटा में हमारे 57 बच्चों पर 42 बच्चियाँ ही होती हैं। जो हमारा 15% का ये जेंडर रेशियो गैप है, इसको फुलफिल कहाँ से करेंगे आप? वो बच्चे इंटरकास्ट मैरिजेज में बच्चियाँ ला ही रहे, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, देयर इज़ नो वे। तो जब वो बच्चे ला रहे हैं, उसको भी अगर आप इंटरकास्ट मैरिज में मान रहे हैं, तो हमको लगता है समाज की संतति बढ़ाने के लिए हमारे को समाज में ये सारा जो जेंडर रेशियो गैप है ये फुलफिल करना पड़ेगा। तो उस प्रपोर्शन में आप मान के चलिए, एजुकेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और बढ़ती हुई जो उम्र है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट में हमारे समाज की कुछ बच्चियाँ भी स्वजातीय विवाह नहीं कर पा रही है। और उसका दूसरा कारण है कि हम विवाह में आज की तारीख में जितने भी आप लोग हैं, मैं भी आज की तारीख में एक पिता के रूप में आपको ये बात कह सकता हूँ, जितने भी हम लोग पिता हैं, जिनके बच्चे हैं या पोते पोती जो भी लोग हैं, आज की तारीख में आपके हाथ में क्या है? रुपया और नारियल है। सबसे पहले बच्चे को पूछते हैं कि भाई थारे कोई देख उड़ा है, कोई समझ में आवे तो बता दे। अपन पूछते हैं कि नहीं पूछते? ईमानदारी से ऐसा परिवार बताओ। सबसे पहले हम ये पूछते हैं, भाई पहले तुम बताओ। वो अगर ना कहता है तो फिर अपन बायोडाटा मंगवाते हैं। बायोडाटा मंगाने के बाद खुद देखने नहीं जाते कि एक बार बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करा दो। अगर इनका माइंडसेट मैच होगा तो अपन आगे देखेंगे। पहले टाइम में क्या होता था? संबंध आते ही सबसे पहले कोई काका है, बाबा है, पिताजी है, भाई है, वो जाके घर घराना टाबर देख के तय करते थे कि भाई बाकी सब ठीक है, अब एक बार बच्चा बच्ची देख लेवे तो फिर उनको देखने के लिए बुलाते हैं। यही सिस्टम होता था। आज की तारीख में सिस्टम हमने उल्टा कर दिया। पहले पेरेंट्स ड्रिवन संबंध होते थे, आज की तारीख में जो हमारा यूथ है उसके ड्रिवन संबंध होते हैं। तो इसके कारण से ये विवाह के जो बदलते समीकरण हैं, इन सारी चीज़ों में आप मानकर चलिए अंतर्जातीय विवाह को रोकने के लिए। और दूसरा विषय जो मैं माताओं बहनें हमारी जितनी भी यहाँ बिराजी है, जिनकी बच्चियाँ बड़ी है या छोटी है, सबसे पहले आप लोगों को परिवार में समाज के प्रति, समाज की इंटेलिजेंसी के प्रति, समाज के टैलेंट के प्रति अपने परिवार में एक वातावरण का निर्माण करने की ज़रूरत है। आपको परिवार में ये विश्वास जगाने की ज़रूरत है कि हम जिस समाज के लोग हैं ना, उससे इंटेलिजेंट समाज इस दुनिया में यहूदियों के बाद दूसरे नंबर समाज हमारा है। इसलिए बेटा कुछ भी करो, लेकिन महेश्वरी समाज के किसी बच्चे या बच्ची का वर्ण करो तो कम से कम हमारा ये कुल भी सुधरेगा, हमारा परिवार भी सुधरेगा और हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं को थोपिए बच्चों पे, क्योंकि बच्चों को इच्छाएं थोपने का आप समय भी नहीं रहा, व्यवस्थित भी नहीं रहा। और ये जितने भी संबंध छूटने की जो समस्याएं आ रही है, इस समस्याओं का मैं 90% कारण मानता हूँ मिसमैच ऑफ संबंध हम जब करते हैं। हम जब
एक तरह से बेमेल विवाह जो करते हैं, मान लीजिए बच्चा हाईली क्वालिफाइड है, बच्ची कम क्वालिफाइड है, या क्वालिफाइड भी होगी तो उनके बहुत सारी चीज़ें मिसमैच है। आज की तारीख में आपको बेमेल विवाह जो हम कर रहे हैं कि भाई इसलिए दबाव बनाते हैं कि साहब अगला इतना पैसे वाला है, ऐसा घर भर कहाँ मिलेगा, वो संबंध ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। इसलिए बच्चों के साथ इंटेलेक्चुअल इनपुट के साथ संवाद बढ़ाइए, उनको समाज के प्रति विश्वास पैदा करिए, समाज के प्रति श्रद्धा पैदा करिए। और हमारे जो युवा भी बैठे, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने सारे युवा हैं, बहुत सारे संबंधों के लिए बात आती है, चर्चाएं आती है। अब तो मित्र लोगों के बच्चे भी शादीशुदा होने वाले हैं। अभी एक बच्ची के लिए मैंने संबंध देखने की बात कही तो मैंने कहा भाई ये बायोडाटा है, देखो बेटा क्या लगता है। तो जिस मेरे दोस्त की बेटी के लिए शादी करने वाला था वो तो कहेगी लंदन में मेरा बैचमेट था, ये तो बिल्कुल बेकार लड़का है। और जबकि वो जिस परिवार से संबंध आया वो संबंध समाज के बहुत बड़े और संभ्रांत परिवारों का, कि भाई तिलक विलक लगा के जैसे अपने सारे लोग दिखते हैं ना, अंदर क्या होते हैं वो पता नहीं पड़ता है, लेकिन वो बाहर का उनका ड्रेस कोडिंग ऐसा होता है कि दुनिया के सबसे संभ्रांत लोग हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम इसको कैसे जानती हो? तो कि वो लंदन में बैचमेट था मेरा, मेरे वहाँ नेबर था और ये तो आउट ऑफ ट्रैक है। मैंने कहा यार कम से कम संबंध आया, ये तो किसी के बारे में अपन टिप्पणी नहीं करें। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कह रहा हूँ, आपके परिवारों में ये घटनाएं होती होगी। आप किसी बच्चे को जब संबंध भेजते हो या बच्ची को संबंध भेजते हो, वो सबसे पहले लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल ढूंढती है उस बच्चे का या बच्चे का। वो बच्ची खुद ही ढूंढ लेती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो बच्चा खुद ही ढूंढ लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल ढूंढते हैं, उसके बाद में उनके जो दोस्तों के ग्रुप है उस ग्रुप में वो डालते हैं कि भाई ये प्रपोजल मेरे लिए आया है। तो अपने तो जागा मान लो 3-4 पीढ़ी की जन्म पत्री रखते हैं, वो उसके 7 पीढ़ी की जन्म पत्री ले आते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का टाइम है कि भाई इसका यहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, मेरे बॉम्बे में वो दोस्त था, दिल्ली में वो दोस्त था। ये प्रैक्टिकल समस्या है। इन सारी चीज़ों को आप भी भुगत रहे हो, हम सब भुगत रहे हैं, और इसका कारण भी हम हैं और इसका निराकरण भी हम हैं। केवल एक सूत्री कार्यक्रम है जिसको समाज के अंदर अपने को तय करना पड़ेगा। संयुक्त परिवार में रहना, परिवार के संस्कार के प्रति संरक्षण करना, परिवार के प्रति एक विश्वास के भाव पैदा करना। हम बच्चे को कब कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप इतनी माएँ यहाँ बिराजी है, हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा तेरे पापा अगर कोई भी डिसीजन करेंगे तो ठीक करेंगे। अपन तो बच्ची को ये कहते हैं कि भाई मेरे तो खुद के माँ बापों ने इनके पीछे भेज दिया, ठीक है ना, कम से कम तेरा तो ठीक ठाक से देख दिखा के करेंगे। जब हम बच्ची को संस्कार ही ये दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो बच्ची आपके, हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा कि तेरे दादाजी अगर किसी संबंध को है ना, वो इतने इंटेलिजेंट है, वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, तुम्हारे भविष्य का निर्माण ठीक करेंगे। तेरे पिताजी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो तेरे हित के लिए बात करें। ये कॉन्फिडेंस जब तक, और आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा कि बेटा तेरी माँ जो भी कह रही है उसको मानो। हम कहते हैं कि भाई आगे तो तेरी माँ कौन माने, अब तू कौन माने। तो मुझे आप एक बात बताएं, परिवार में विश्वास कैसे पैदा होगा? और जब ये सारा वातावरण बच्चा देखता है तो आप मान कर चलिए, उसके बाद में हम समाज की तरफ उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो महासभा के सभापति के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। अल्टीमेटली इसका कारण भी हम है, इसका निराकरण भी हम है। समाज का केवल आपको एक आह्वान है, संयुक्त परिवार में रहिए, संस्कारपूर्ण जीवन को, शुचितापूर्ण जीवन को आप रखिए और अपने महेश्वरी समाज के संस्कारों को पल्लवित करिए, पोषित करिए। आपकी 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, हाँ, लास्ट सेगमेंट में आते हैं। हाँ, बस जोधपुर के बारे में पूछ ले थोड़ा। जोधपुर महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन जो एक्सपो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, उसके बारे में मुझे जानना है कि हम क्यों आए हैं, क्या मिलेगा हमें? उसके बारे में तो आप नहीं पूछते तो भी मुझे बोलना ही था। बोलना इसलिए था कि मुझे आश्चर्य है, मैं कोई उलाहना देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आपके शहर के सारे सम्रांत लोग यहाँ विराजे हैं। जितनी हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारी समाज के प्रति काम करने की जिजीविषा मुझे दिख रही है कि आप सब लोग कुछ करना चाहते हैं। आपको ये पता है कि देश के हर कोने से, देश के 400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से 30 से अधिक देशों ने पंजीयन कराया, सिवाय अपने उत्तरी राजस्थान प्रदेश सभा के। आज सवेरे नोखा गया था, 13 पंजीयन है। डूंगरगढ़ गया था, 4 रजिस्ट्रेशन है। बीकानेर में 91 में से 13 आप घटा दो, करीब करीब 78 रजिस्ट्रेशन बीकानेर जिले के, जिसमें बीकानेर शहर भी शामिल है।
हम देश समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम दुनिया के वो सारे काम करना और कराना चाहते हैं, और इसको मैं केवल मजाक के रूप में कह रहा हूँ कि आप समाज के सभापति को बुला के क्लास भी लगवाना चाह रहे हो, लेकिन आप उस अधिवेशन में आकर के और उसका पार्ट बन के अपने आप को गर्व और गौरवान्वित महसूस नहीं करना चाहते। मैं आपको कह रहा हूँ, जितनी समस्याओं पे आपने अपने प्रश्न इनको लिखे या इन्होंने बनाए, आई डोंट नो, लेकिन मैं मानता हूँ ये आप सब लोगों के मन की जो बात थी, जिस बात पर अपन ने बिल्कुल खुल के चर्चा की, इन चर्चाओं का समाधान कब होगा? जब आप अपनी युवा पीढ़ी को लेकर के वहाँ आएंगे, उनको ये बताएंगे कि ये समाज का, जैसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बात कह रहा हूँ, अर्जुन बिल्कुल आप लोगों की हमारी तरह था, और भगवान तो भगवान थे लेकिन उसके मित्र थे। उसने कहा कि भाई तू इस पे तीर चला, तो उसने कहा यार ये कन्हैया मेरा दोस्त है, ये मरवा देगा, कहीं साला सामने काका है, बाबा है, ये सब चीज़ें। उसने कहा भगवान आपके चक्कर में ये सारे परिवार से मेरी लड़ाई पंगा हो जाएगा। तो भगवान को लगा कि इसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मेरी ताकत क्या है या मैं कौन हूँ। तब भगवान ने उसको उपदेश दिया, जिसको हम आज गीता के 18 अध्यायों में पढ़ते हैं, और भगवान ने अंत में उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसको दिखाया कि मैं भूतकाल हूँ, मैं वर्तमान हूँ और मैं भविष्य हूँ। तो जब हमारे इतनी सारी बात करने के बाद में जिन परिवारों को, जिन युवाओं को, जिन नवयुवतियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को समाज और समाज का संगठन समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगता है आप रखने सामान कहीं है, माने कहीं मिलेला, मैं की करावाला। जिनको अभी भी ये जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के समाधान के लिए ये समाज का महाअधिवेशन विराट स्वरूप का दर्शन समाज को कराएगा। आप सब लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करेगा कि समाज भूतकाल में क्या था, समाज वर्तमान में क्या है, समाज का भविष्य क्या होने वाला है। समाज के विराट स्वरूप का यदि हमको दर्शन करना है, समाज के भावी भविष्य का यदि हमको दर्शन करना है, उस विजन पे हमको चिंतन करना है और उस पर काम करना है, तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोगों को उस अधिवेशन में भाग लेना चाहिए। देश दुनिया के इतने सारे लोग आ रहे हैं। जोधपुर बीकानेर की तो दूरी कितनी है, जोधपुर नोखा की दूरी कितनी है, जोधपुर डूंगरगढ़ की दूरी कितनी है। आज मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 6,500 परिवार है, 6,500 परिवार में यदि 6,000 7,000 की संख्या इस क्षेत्र से नहीं आएगी, तो आप मान लीजिएगा कुछ घोड़े की घटेगी ना, तो कुछ सवार की भी घटेगी। भाई आप ये मान के चलिए, आपके यहाँ से संख्या कम आएगी तो कुछ आपकी घटेगी, लेकिन कुछ मेरी भी घटेगी कि सभापति जी यार इतना डमरू बाजार आया लेकिन कोई भी रजिस्ट्रेशन को नहीं आया। क्योंकि आप ये मान के चलिए, हम सब लोग जो इंटरनल हमारे मन में बार बार चलता है, जाके क्या करेंगे, वहाँ क्या होगा, आप ये मान के चलिए जो हजारों लोग आ रहे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी है। उनको समाज के प्रति एक विश्वास है, समाज के विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए, समाज के संगठन को शक्ति देने के लिए, समाज के संगठन की शक्ति को पुष्ट करने के लिए और अपने आप के मन में समाज के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव बढ़ाने के लिए देश दुनिया में किसी जातीय संगठन का इससे बड़ा कार्यक्रम न हुआ है न होगा। और मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने इसको मिस किया तो दुनिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस करोगे महेश्वरी होने के नाते। यदि आपको लगता है कि मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं, मुझे बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं, आए इन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया, अपन ने साला 2.5 घंटे बाद में खाना खाया, बड़ा परेशान किया, तो भाई आप लोग फ्री। लेकिन मेरी आपको केवल ये रिक्वेस्ट है, इस जोधपुर अधिवेशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अपने को ज़्यादा दबाव डालेंगे कि साहब ललित जी जबर ने दबाव डाल दिया, ओम जी करनानी ने डाल दिया, श्री राम जी सिंह जी बैठे हैं, ये 25 जी बैठे हैं, शर्म के मारे 10-20 रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ऐसा नहीं है। परिवार में ये भी मत करिएगा, जितने हमारे युवा बैठे हैं, जो लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि बाबू जी अब वो इतना भाषण दे के गए तो कौन जाएगा, तो बाबू जी आप ही फ्री हो आप चले जाओ, या माँ जी आप फ्री हो आप चले जाओ। मैं आपको कह रहा हूँ, इस अधिवेशन में हम समाज का विजन 2047 देश आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इस देश की दशा दिशा क्या होगी, हमारे समाज की दशा दिशा क्या होगी, हमारा व्यवहार और व्यापार में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी, आज क्या है, क्या भविष्य की आवश्यकताएं होगी, इस सब पे डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने वक्ताओं को बुलाया। इसलिए आपको मैं विनती कर रहा हूँ कि आज की तारीख में 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 10 तारीख की रात को 12 बजे इसका लिंक हम लॉक करेंगे। हजारों की संख्या में पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। यदि बीकानेर इसमें कहीं चूका तो बाद में
मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कभी भी बुला के आप क्लास ले सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, ये नारायण जी विराजे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इनको इस बात की समझ आएगी कि आज देश दुनिया में जब महेश्वरी समाज का इतना बड़ा संगठित स्वरूप मिलता है, देश का हर व्यक्ति मानता है कि समाज कई काम करते हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिक काम करने वाला आपका छोटा होने के बाद भी सबसे बड़ा समाज है। अगर आप इस बात को रखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, नहीं रखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात आपको कह रहा हूँ कि इसमें आयोजक संस्था में उत्तरी राजस्थान प्रादेशिक सभा का भी नाम लिखा हुआ है, तो हमारी तो घट जाएगी, कोई बात नहीं। अपने भी अगली बार इंटरव्यू की स्थिति में रहेंगे नहीं, ये बात आप मान के चलिएगा। इसलिए मेरी बहुत विनम्रता पूर्वक आपको आग्रह है, घर पे जाइएगा, बच्चों के साथ में, चाहे अलंकरण समारोह में रजिस्ट्रेशन कराना है, त्रिसर्ग में रजिस्ट्रेशन कराना है, एमजीसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टॉल बुकिंग तो अब स्टॉल कंप्लीटली फुल है, पैक है, 750 स्टॉल्स 2 महीने पहले ही कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गई। आप मान के चलिए देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आके स्टॉल लगा रहे हैं। अपन बीकानेर में बैठ के जोधपुर जाने के लिए इतना विचार कर रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, जोधपुर आइए, समाज के विराट स्वरूप का दर्शन करिए, आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी जिजीविषाओं का, सभी चीज़ों का आप एक जीवंत स्वरूप, अगर एक लाइन में कहूँ, समाज के प्रेम का यदि साकार अभिव्यक्ति आपको देखनी है तो जोधपुर अधिवेशन को मिस मत करिएगा। यही आपको निवेदन है, विनती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और साथ ही आज हमने इस कार्यक्रम में भी चलो जोधपुर के नारे के साथ एक स्टॉल लगा रखा है। जो बंधु यहाँ पे सुविधा से रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, मेरा भाई शिवम और अंकुर बैठे हैं पास में, तो उनसे आप रजिस्ट्रेशन हाथ के हाथ ही कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात करवा सकते हैं। संदीप जी, मैंने तो बस करवा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने भी करवा तो लिया। आप भी करवा ही लीजिए। संदीप जी बस 5 मिनट और आपके लेने चाहेंगे, एक लाइन का। रैपिड सिर्फ फायर 5 करने मिनट। वाले हैं, क्योंकि आपने टाइम लिमिटेशन है, तो हमने सोचा रैपिड फायर में स्विच कर लेते हैं। आर यू रेडी? एक लाइन में आंसर चाहिए बस। ठीक है। एक मिस्टेक जो हर जनरेशन करती है, वो आप बताइए कि आगे ना करे। खुद पर विश्वास। नाइस। एक शब्द में बताइए, समाज आपके लिए क्या है? सब कुछ। ओके। अगर आपके 2 डॉटर्स हैं, तो आपके सन इन लॉ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरे बेटे, हाँ, मतलब जो मैं मेरे बेटे से अपेक्षा करता हूँ वो जमाई से करता हूँ। लेकिन अगर जीवन में समय मिले तो कौन सा शौक फिर से अपनाना चाहेंगे? मैं कुछ लिखने पढ़ने का प्रयास करूँगा। एक ऐसा गुण जो हर युवक में होनी चाहिए। खुद में आत्मविश्वास और सामने वाले का सम्मान। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो समाज के लिए पहला निर्णय क्या लेते? ये तो आपने प्रश्न ऐसा पूछा, पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं होता फिर मैं सोचता। निश्चित रूप से समाज हित के और व्यापारिक हित के निर्णय, फिर मैं जाति का सोचकर कोई निर्णय नहीं लेता, मैं देश हित में कोई निर्णय लेता जो मानवता के लिए काम आए। ऐसी कौन सी परंपरा है जो मॉडर्नाइजेशन के बाद भी आप बदलना नहीं चाहोगे? बड़ों का सम्मान, संस्कार का निर्माण। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? परिवार, गुरु या अनुभव? मेरे माता पिता और मेरे गुरु। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार माइंड मीट में एक शब्द में सार बताइए। आज का जो इवेंट है माइंड मीट, उसके बारे में एक शब्द में बताइए या एक लाइन में बताइए। एक सुंदर प्रयास है, बेहतरीन प्रयास है, और लोगों के शब्दों को आपकी आवाज़ से जो कुछ मुझे भी सीखने, सुनने, समझने का मौका मिला, इसके लिए मैं पूरी टीम को खूब सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आज के टॉक शो में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और इन्जॉय से ज़्यादा हमने कनेक्ट किया, क्योंकि समाज में जो भी चीज़ें चल रही है वो मंच से जब बोलते हैं तो सबके अंदर अंदर जो चलता है वो एकदम बिल्कुल फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है। तो हमारे गेस्ट भी बहुत अच्छे थे और हमारे होस्ट भी बहुत अच्छे थे। सो ओवरऑल अ वेरी वेल डन, अ वेरी वेल कंबाइंड नाइस प्रोग्राम, और ऐसे और होने चाहिए, सो दैट हमारी बातें पूरे समाज में भी जाएगी और हम आपस में भी अच्छा कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा था फंक्शन, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, और जो भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई उसको हम एज अ यूथ में अपने लाइफ में अपडेट करूँगी। कैसे फैमिली से कनेक्ट करना है, कैसे फैमिली के साथ टाइम निकालना है, और सब चीज़। बीकानेर में ये संवाद का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा,
और मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की समय समय पर आवश्यकता है, जिसमें हम समसामयिक विषयों पे, प्रश्नों पे चर्चा करें, खुले रूप से आपस में बातचीत करें, संवाद स्थापित करें। ये एक अपने आप में नया प्रयास है कि आगे कम से कम दूसरे लोग सीखेंगे और ऐसे प्रयास और होंगे, इस तरह के आयोजन होने शुरू हो जाएंगे। इवेंट बहुत ही अच्छा लगा, हमेशा याद रहने लायक है। नई तरह की प्रस्तुति थी, नई तरह का प्रेजेंटेशन था और दोनों साइड से लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है। कार्यक्रम है वो एक बहुत सार्थक चीज़ थी, संवाद कार्यक्रम, और इससे सारी बातें लोगों को सुनने समझने में भी आई। इसी को अगर भाषण के रूप में लेते तो लोग बोर हो जाते। वही सारी बातें कही गई समाज के हित में, आगे क्या किया जाएगा, भविष्य में क्या किया जाएगा, वर्तमान में समाज क्या है और भूतकाल में समाज क्या था। ये एक अपने आप में नया प्रयास है कि आगे कम से कम दूसरे लोग सीखेंगे और ऐसे प्रयास और होंगे, इस तरह के आयोजन होने शुरू हो जाएंगे।